Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening. So, in a quick span of time, we are at exercise number 16.1. ऐसा लगता है जैसे कल ही अभी चैप्टर खत्म किया और एक्सरसाइज 16.1 पे आ गए और आज क्या इसको भी खत्म करेंगे। ठीक है, बिकॉज कुछ है नहीं इन शुरू के एक दो एक्सरसाइजेस में इंट्रोडक्शन में। प्रोबेबिलिटी हमने सुबह वाले सेशन में स्टार्ट किया। प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ लगा नहीं होगा, कुछ नया सीखा ना, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें है ना। अच्छा जी, सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है आपको सब में, सारे क्वेश्चन में, पूरी एक्सरसाइज में आपको क्या ड्रॉ करना है, डिस्क्राइब करना है। मतलब राइट, वी आर रिक्वायर्ड टू राइट द सैंपल स्पेस, जो अपन ने सीखा था ना मॉर्निंग वाले सेशन की। देख ली बाकी सारी वो वीडियो? नहीं देखी? अच्छा, तो उसमें बताया कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, अभी अपन इसमें भी बताएंगे। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज में ये ड्रॉ करना है और सैंपल स्पेस ड्रॉ हो जाएगा तो फिर अगली एक्सरसाइज से प्रोबेबिलिटी निकलना स्टार्ट होगी। ओके, so we can also read the instructions from exercise 1 to 7, describe the sample space। फिर वाकई नीचे भी सैंपल स्पेस ही करवाएगा वो, है ना। तो सब में सैंपल स्पेस ही। क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सो व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अपने को पता लगाना है कि कितने उस क्या सैंपल स्पेस उसका ड्रॉ हो सकता है। तो लॉजिकली अपन देखें तो we know that possible outcomes of a random experiment पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक पहले क्वेश्चन में थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ना। पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ कॉइन वंस। एक बार जब अपन कॉइन को थ्रो करते हैं तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स आते हैं हमको पता है। हेड या फिर कॉमा लगा के टेल, है ना। अपन ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं हेड, एच, हेड को अपन ने एच ले लिया, ठीक है ना, एंड टेल को अपन ने टी ले लिया। लेट्स से, ठीक है। अब हमको कितनी बार थ्रो करवा रहा है वो? 3 टाइम्स। एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने दिए हुए हैं? ट्रायल बताया था मैंने, है ना। जब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मोर देन वंस रिपीट करें तो उसको ट्रायल बोलते हैं ना। तो 3 बार रिपीट कर रहे हो आप, सो इट विल बी लाइक नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन कितने आपको? 3, ठीक है। सो सो नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर 3 गिवन है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे वो पता लगाते हैं अपन, है ना। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कह लो या नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कह लो, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस कह लो। तो कितने होंगे नंबर? देखो, एक में 2 हैं और कितनी बार ट्रायल कर रहे हो, क्योंकि एक फॉर्मूला लिखवाया था, है ना, कि जितने एक ट्रायल के आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स, वो तो बेस बनेगा और जितने भी ट्रायल आप कर रहे हो वो उसका पावर बन जाएगी। सो यानी 8 आउटकम्स बनने वाले हैं। तो एक बार हमको ये पता चल जाएगा कितने आउटकम्स हैं तो फिर हम अच्छे से सैंपल स्पेस लिख पाएंगे। ठीक है, नाउ सैंपल स्पेस एस से इसको डिनोट कराते हैं, ठीक है। चलिए, तो 8 आउटकम्स हैं, ठीक है, ये हमको पता है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो पहला आउटकम क्या होगा? 3 बार छाल रहे हैं ना, एच 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 एच, ठीक है। अगला आउटकम बोलो, एच टी एच। अब देखो हम क्या करेंगे इसको, आपने सुबह वाला वीडियो नहीं देखा, उसमें डिस्क्राइब किया है हमने। देखो अंदर जाने के बाद भी अपन पता लगाएंगे कि अब जब अपन कॉइन को 3 बार ही उछाल रहे हैं तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कॉइन को 3 बार उछालने में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? एक चीज ये हो सकती है कि तीनों ही हेड आए एंड कोई भी टेल नहीं आए, 0 टेल आ जाए। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि 2 हेड्स आ जाए और 1 टेल आ जाए। तीसरी चीज क्या हो सकती है, 1 हेड आए और 2 टेल्स आ जाए। चौथी चीज क्या हो सकती है, एक भी हेड ना आए और तीनों के तीनों टेल्स आ जाए। इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? 3 बार जब अपन कॉइन को उछालेंगे, अच्छा तीनों को साथ में उछालें तो भी यही सब कुछ होगा ना, क्योंकि आपको बताया साइमल्टेनियस अकरेंस और 1 बाय 1 अकरेंस एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है, बताया आपको, है ना। तो अब अपन पहला केस पकड़ते हैं, 3 हेड्स। तो 3 हेड्स का तो ये केस काउंट हो गया, डन। उसके बाद अगला केस क्या है? 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब 2 हेड्स एंड 1 टेल के कितने केसेस होंगे वापस ये सोचना पड़ेगा, हमको पता लगाना पड़ेगा कितने केसेस होंगे। तो देखो टोटल कितनी बार आप उछाल रहे हो? 3 बारी। उसमें 2 हेड और 1 टेल, तो आइडेंटिकल कितने हैं? 2 लोग। अपन ने सीखा ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग,
इन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आइडेंटिकल एलिमेंट्स कितने, दो, सो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 होता है। तो यानी 3 आउटकम्स होंगे, 2 हेड और एक टेल के। अब अपने को ये पता चल गया ना भाई 3 आउटकम्स होंगे, तो अपन फटाफट सोच लेंगे कि ये होंगे, पर पता तो हो कितने होंगे। तो 3 आउटकम्स होंगे, 3 आउटकम्स पता है कौन कौन से होंगे, एच एच टी, अब टी को बीच में ले आओ, एच टी एच, अब टी को स्टार्टिंग में ले आओ, टी एच एच, पहले टी को लास्ट में फिर बीच में, सीक्वेंस वाइज। हमने क्या सीखा था सुबह वाली क्लास में कि सीक्वेंस लॉजिक्स को यूज करते हुए अपन लिखेंगे। अब अगला केस क्या है, 1 हेड एंड 2 टेल, तो वही कितने होंगे सोचना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल। अब आइडेंटिकल 2 टेल हो गए, उसमें 2 हेड थे तो 2 टेल हो गए, तो 2 टेल से डिवाइड करूंगा, वही सेम आंसर 3। तो अब एक काम कर सकता हूं, जहां जो एच को टी से रिप्लेस कर दूं, टी को एच से रिप्लेस कर दूं, जैसे एच एच टी था तो अभी टी टी एच, फिर एच टी एच था तो टी एच टी, मतलब एक हेड को बीच में ले आया, ठीक है, और फिर टी एच एच था तो एच टी टी, डन। अब लास्ट में क्या बचा मेरे पास, 0 हेड 3 टेल, इसका एक आउटकम होगा टी टी टी। ऐसे देखो 3 बार उछाल रहे हो और 3 आइडेंटिकल हैं, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1, एक ही आउटकम होगा यानी डी। तो इस इन लॉजिक्स को यूज करेंगे, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी उठा के बस शुरू कर देंगे ना, तो फिर उससे पता है क्या होगा, या तो हम कोई आउटकम मिस कर देंगे या कोई आउटकम डबल काउंट हो जाएगा, कुल मिला के सही आंसर, एक्यूरेट आंसर नहीं आ पाएगा। समझ गए। अब इसमें से हम डिवाइड करें, वैसे तो हमारा आंसर आ चुका है, मोर पर्टिकुलरली हम डिवाइड करें तो ये तो है 1 हेड वाला केस, ये है 3 हेड्स वाला केस, ये है सॉरी ये 3 हेड्स वाला, क्या कह रहा हूँ मैं, रुक जाओ एक बार, गलत कह दिया। ये है 3 हेड्स वाला केस, ये है 2 हेड्स वाले केसेस 3, ये है 1 हेड वाले केस, और ये है 0 हेड वाले केस। अब इनके साथ टेल की बात करें तो 3 हेड के साथ 0 टेल, 2 हेड के साथ 1 टेल, 1 हेड के साथ 2 टेल, और 0 हेड के साथ 3 टेल, 3 टेल। ठीक है ना, ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए था, आपको तो बस सैंपल स्पेस ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, ठीक है, चलें आगे। अब अगला क्या है, डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, डाई को 2 बार उछाल रहे हो आप, तो डाई को जब हम 2 बार उछालते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, इसमें चेंजेस करूं, ऑफ थ्रोइंग ए डाई वंस। पहले तो एक बार उछालने में क्या होता है वो सोचना है, क्या कहा मैंने, पहले तो एक बार उछालने में क्या होता है वो तो सोचो। डाई वही है डाइस, लूडो वाला डाइस है ना, डाइस एक्चुअली प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर फॉर्म में अपन डाई कहते हैं ना। तो क्या क्या आउटकम्स होते हैं एक बार उछालने में, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। एक्सटेंडेड डाई की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओके, ये सब हटा देता हूं। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने कर रहे हो बेटा आप, 2। तो फिर हमको पहले तो पता लगाने का पड़ेगा कि सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स कितने होंगे, तभी तो अपन अंदर के सैंपल पॉइंट्स क्विकली काउंट कर पाएंगे। तो कैसे काउंट करेंगे बताओ, नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं 2, और पॉसिबल आउटकम्स एक बार उछालने में है 6, तो बोलो क्या कैसे निकालेंगे, बोलो क्या, 6 की पावर 2 है ना, यानी कि 36 आउटकम्स है, मुझे पता है। अब 36 आउटकम्स पता लगाने के लिए तो 10th में भी किया है अपन ने, है ना। सपोज करो पहले डाय पे आ गया 1, अब देखो पहले डाय पे आ गया 1, ठीक है ना, और दूसरे डाय पे, तो दूसरे डाय पे 1 भी आ सकता है। अब अगर मैं इसको 1 1 ऐसे लिख दूं तो ये 11 लगेगा, है ना, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेट कर दिया कॉमा से, है ना, 1 1। तो ये पूरा एक आउटकम पॉसिबल आउटकम है, ये पूरा एक पॉसिबल आउटकम है, 2 बारी डाइस देख, अंधी आ रही है, ठीक है। अब जरूरी थोड़ा ना कि 1 के साथ 1 ही आए, 1 के साथ 2 भी तो आ सकता है, देन 1 के साथ 3 भी आ सकता है, देन 1 के साथ 4 भी आ सकता है, देन 5 भी आ सकता है, एंड देन 6 भी आ सकता है। समझ आया, भयंकर आंधी आ गई तो, ठीक है, ये तो हो गए 1 के। अब 1 के साथ और भी तो है, जैसे 2 3 4, तो लेट से 1 आ गया, तो अब 2 के साथ अगेन 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, कर दो ड्रॉ पूरा, 2 2 3 4 5 एंड 6, देन 3 के साथ 1 2 3 4 5 एंड 6, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, एंड आ जाओ 6 1
6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड फाइनली 6,6। कर्ली ब्रेसेस से बंद करना ना भूलें, तभी वो सेट फॉर्म कहलाएगी, रोस्टर फॉर्म है ना, ठीक है। डन, समझ आया। तो कहोगे क्या बोरिंग सा काम करवा रहे हो, तो किया था अपन ने, तो बोरिंग तो है, कुछ है क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोरिंग है, फिर थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे अभी छठे सातवें आठवें से, फिर पूरी एक्सरसाइज में थोड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कह रहा है, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए तो फिर आपको सैंपल स्पेस ड्रॉ करना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हो सकती है, समझ आया। अच्छा, अभी तक दोनों क्वेश्चंस में जो सैंपल स्पेस था वो हमारी रेंज में था, रेंज में मतलब अपन उंगलियों पे काउंट करके लिख पाए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि रेंज में ना भी होता है, तो उसमें आपको ध्यान होगा, जब अपन सेट्स पढ़ रहे थे तो सेट्स में रोस्टर फॉर्म में कई बार क्या होता था, एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा है, लिखने में बहुत ज्यादा है, तो उनको फिर डिनोट कराने के लिए अपन 3 डॉट का सहारा लेते हैं, 3 डॉट का सहारा लेते हैं, उससे अपन उसको डिनोट कराते हैं। तो यहाँ पे भी वो का वही काम है, सैंपल्स फिर ड्रॉ करने के लिए कह रहा है और एलिमेंट्स ही बहुत ज्यादा है, तो फिर अपन उसको किसी दूसरे तरीके से डिनोट करा, जैसे मान लो इसमें भी मुझे लिखने में जोर आ रहा है, अभी तो चलो ये सैंपल स्पेस ड्रॉ करने का ही क्वेश्चन है पर्टिकुलरली, लेकिन मान लो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्वेश्चन है या कोई दूसरा कोई क्वेश्चन है, उसमें आपको ये ड्रॉ करना पड़ रहा है, अब पर्टिकुलरली सैंपल स्पेस ड्रॉ करवा रहा है फिर तो पूरा ही करोगे ना, लेकिन मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन है उसमें इसकी जरूरत पड़ रही है, तो आप इसको अंदाजे से कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन अंदाजे से, सैंपल स्पेस देखो 1,1, 1,2, डॉट 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 1,6 पे एंड हो जाएगा, ठीक है। फिर 2,1, 2,2, डॉट 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 2,6 पे एंड हो जाएगा, और अब बाकी सारे कॉलम नहीं लिखने, डॉट 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 आ जाओ 6,1, और इसके नीचे क्या आएगा 6,2, और डॉट 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 इसके नीचे क्या आ जाएगा 6,6। तो इस तरीके से स्टाइल से जुगाड़ लगा के भी अपन रिप्रेजेंट करा सकते हैं, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है हमारी रेंज में नहीं है, तो जिस मान लो 3 टाइम्स आ जाए तो 6 का क्यूब क्या होता है 216, अब 216 थोड़ा लिख पाएंगे, तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा उसको। डन, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कॉइन को 4 टाइम्स टॉस कर रहे हैं बेटा, है ना, तो आ जाइए इसी के अंदर चेंजेस करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं अपन फर्स्ट के बाद थर्ड, हालांकि मैंने कल आपने सुबह वाला वो देखा नहीं इंट्रोडक्शन वीडियो, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मैं करवा चुका हूँ, बट कोई बात नहीं, कोई इंट्रोडक्शन ना देके सीधे यहीं से देखे तो उनके लिए अपन फिर से कर देते हैं। सो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ टॉसिंग ए कॉइन वंस, वही हेड एंड टेल दो होते हैं, और लेकिन अब की बार कितनी बार उछाल रहे हो आप, 4 बारी, तो कितने पॉसिबल नहीं कितने एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में बताओ, क्या 12, कैसे 2 की पावर 4 12 होता है, और सोच लो ये होता है पक्का, तो 12 कैसे सोचा फिर, 12 कैसे अचानक माइंड में आया, कोई बात नहीं चलो। सो आर हेड एंड टेल, हेड या टेल है ना, हेड एच एंड टेल, वही पहले वाला इक्वेशन ही हो गया ये, है ना, थोड़ा सा उससे डिफिकल्टी लेवल थोड़ी सी ज्यादा है समान, नंबर ऑफ ट्रायल्स लेकिन 4 है, ओके, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितनी है 4, सो आई विल राइट 2 की पावर 4 यानी कि 16। अब जैसे अपन पहले क्वेश्चन में किया था, अंदर जाने के बाद भी अपने को सोचना है कि क्या क्या हो सकता है, तो अगर मैं 4 बारी कॉइन को टॉस कर रहा हूं बेटा, तो क्या क्या हो सकता है, पहली चीज देखो मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, पहली चीज जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि चारों के चारों हेड आ जाएं एंड कोई भी टेल ना है, दूसरी चीज बताओ क्या हो सकती है, 3 हेड आ जाएं और एक टेल आ जाए, तीसरी चीज क्या हो सकती है, 2 हेड आ जाएं और 2 ही टेल आएंगे, 2 हेड आएंगे तो फिर 2 टेल ही आएंगे, चौथी चीज बताओ, एक हेड एंड 3 टेल्स, एंड पांचवी चीज बोलो 0 हेड एंड 2 टेल, इसके अलावा तो कुछ होने से रहा। चलो अब एक एक केस उठाते हैं, तो 4 हेड एंड 0 टेल के कितने केसेस बनेंगे, एक ही केस बनेगा, चारों हेड लगा दो, हेड 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 कॉमा, ठीक है। अब 3 हेड एंड 1 टेल के कौन कौन से केसेस बनेंगे बताओ, 3 हेड लेना एक टेल लेना है, तो पहले टेल को लास्ट में ले लो, फिर थोड़ा खिसका दो, फिर थोड़ा खिसका दो, फिर शुरू में ले आओ, तो बोलो कौन कौन से बनेंगे, एच 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 टी, फिर टी को थोड़ा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दूं, एच एच टी एच, आगे बढ़ो, एच एच टी एच एच, फिर आगे बढ़ो, टी एच एच एच, हो गए भाई सेकेंड वाला केस कंप्लीट। अब 2 हेड और 2 टेल के केसेस बताओ, चलो बोलो 2 हेड और 2 टेल के केसेस बोलो, एच एच टी टी, यस,
HT ओके फाइन एग्रीड आगे बोलो TTHH डन तीन ही बनेंगे पक्का। अब देखिए अब आपको लग रहा है कि शायद तीन ही बनेंगे या कुछ और बनेंगे कंफ्यूजन है ना माइंड में तो मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चन में भी कहा था अंदर जाके ही आप पता लगा सकते हो कि इसके कितने केसेस हैं इसके कितने केसेस हैं इसके कितने केसेस हैं शुरू से आओ शुरू में कितनी बार सिक्का उछाल रहे हो 4 टाइम्स कितने आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं 4 हेड है तो 4 में 4 ही आइडेंटिकल हैं तो 4 से 4 फैक्टोरियल करके 1 एक ही केस बना था बताओ एक ही केस बना था नहीं बना था यस ये एक केस बना था क्या 4 हेड एंड जीरो टेल का ठीक है उसके बाद आ जाओ सेकंड पार्ट पे सेकंड पार्ट पे आ जाओ 3 हेड एंड 1 टेल तो 3 हेड एंड 1 टेल की बात करूं इसके सामने ही लिखता जाता हूं मैं देखो ये तो है 4 फैक्टोरियल इसके नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इतना ज्यादा डिटेल में फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको एग्जांपल्स में नहीं बताया गया है ये एक्चुअली ये जो चीज मैं बता रहा हूँ ये तो आखिरी एक्सरसाइजेस में बताई गई है लेकिन थोड़ा बहुत अपन पहले से फील अपन पहले से सिस्टम से पढ़े ना उसने क्या कहा पहले एक्सरसाइज में तो तुक्के से कर लो सैंपल्स पे फिर धीरे धीरे मैं सिस्टम बताऊंगा धीरे धीरे क्यों बताता है हम पहले से सिस्टम से पढ़ लेते हैं ना ठीक है 3 हेड एंड 1 टेल के देखो 4 बार उछाल रहे हो आप और 3 आइडेंटिकल है तो 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल अभी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए तो 4 × 3 फैक्टोरियल होता है 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटा क्या बचा 4 तो 4 केसेस बने हैं ना चेक करो इस कैटेगरी के 4 केसेस बने नहीं बने चेक करो बने सो आई कैन राइट इट एज क्या 3 हेड एंड 1 टेल ठीक है अब आ जाओ 2 हेड एंड 2 टेल के केसेस सोचने आपको तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय बताओ आइडेंटिकल कितने कितने एलिमेंट्स है 2 फैक्टोरियल और फिर 2 टेल भी तो है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्ट काटेंगे इसको तो क्या आएगा पता है काटो देखें काटना आता है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करो 6 यस तो 6 हो गए अभी आपने कितने बनाए 3 तो यानी कि 3 बाकी है अब आपको पता हो कि 6 बनेंगे तो आप 3 और सोचोगे और अगर आपको पता ही नहीं है 6 बनेंगे तो आप छोड़ दोगे शायद हो गए समझ में आया ठीक है तो अब 3 और सोचने तो देखो मैंने क्या कहा था सीक्वेंस से चलेंगे अब आपने अभी तक तो तुक्के से बताया ठीक है ना अब सीक्वेंस में कैसे चलेंगे आ जाओ यहाँ पे आपने पहला वाला बता दिया ठीक है HSTT अब जैसे आप उसमें एक टेल को शिफ्ट कर रहे थे अब दोनों टेल को शिफ्ट करो तो दोनों टेल को जैसे मैं शिफ्ट करता हूं तो दोनों टेल सेंटर में आ जाते हैं HTTH और फिर दोनों टेल को इधर शिफ्ट कर दो तो क्या आ जाता है बताओ TTHH फाइन यहां तो कोई डाउट नहीं अच्छा जी अब एक जो आपने कहा था HTHT यस अल्टरनेट जो तरीका HTHT अब सुनो इसके बाद ना समझ में आया ना कभी भी आप अटक जाओ ना अभी जैसे 4 केसेस हुए 2 केसेस और सोचने में नहीं आ रहे आप जितने भी केसेस लिख चुके हो उनको उल्टा करने की सोचो उनके उल्टे केसेस आ गए कि नहीं आ गए जैसे HSTT का उल्टा केस TTHH होगा ना आ गया वो तो HTTH का उल्टा केस नहीं आया देखो HTTH का उल्टा केस कहाँ है बताओ नहीं है ना THHT होगा होगा ना तो इस सेकंड वाले का उल्टा केस लिख दो THHT और आगे बढ़ो TTHH का उल्टा ये रहा HTHT का उल्टा केस भी कहाँ है THTH आप अल्टरनेट तरीके से HTHT थोड़ा लिख सकते हो आप अल्टरनेट तरीके से जो THTH भी तो लिख सकते हो बेटा THTH ये हो गए आपके 6 केसेस जो कि हैं हमारे दो सो ड्यू टू पावर कट डाउन सब कुछ तो हट चुका है मेन मेन चीजें मैंने फिर से नोट डाउन कर दी है हम यहां तक कर चुके थे 2 हेड एंड 2 टेल के 6 केसेस है ना ये इसका एक केस इसके कितने केसेस 4 केसेस और इस कैटेगरी के पूरे 6 केसेस हम नोट डाउन कर चुके थे ठीक है अब कौन सी कैटेगरी बची 1 हेड एंड 3 टेल देखो 1 हेड एंड 3 टेल और 3 हेड एंड 1 टेल तो एक जैसे ही केसेस होंगे ना मान लो बताओ तो आप इसको कैलकुलेट भी करके देख लो चाहे से वो के वही नंबर ऑफ केसेस बनेंगे 4 फैक्टोरियल तो बनेगा क्योंकि 4 प्लेसेस को फिलअप करना है और 3 आइडेंटिकल है सो 3 फैक्टोरियल कितने आया 4 ही आया है ना और अगेन ये भी क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल और इसमें 4 टेल्स आइडेंटिकल हैं तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 यानी तो एक तरीके से पहला और पांचवा केस एक जैसा है दूसरा और चौथा केस एक जैसा है और तीसरा केस अलग है एक तरीके से चला सकते हैं अपन है ना तो आप क्या कर सकते हो अगले चौथी कैटेगरी को बनने के लिए जस्ट तीसरी कैटेगरी का उल्टा कर दो HHHT था तो क्या कर दोगे TTTH मतलब जहां H है वहां T और जहां T है वहां H तो क्या बनेगा बताओ TTTH और फिर वही H को थोड़ा सा शिफ्ट करते जाओ TTHT देन और शिफ्ट करो THTT देन और शिफ्ट करो HTTT ठीक है और फिर आखिरी केस जस्ट पहले केस का उल्टा HHHH था तो ये हो जाएगा TTTT दैट्स इट तो ये हो गया हमारी सारी कैटेगरीज कवर
ये एक कैटेगरी, एक कैटेगरी, और यहाँ पे सैंपल स्पेस ओवर। सो अभी आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल गया होगा कि सैंपल स्पेस वैसे तो बहुत आसान सी चीजें लिखना, लेकिन उसको लिखने के लिए भी थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, तुक्का ना लगा के थोड़ा बहुत सिस्टमेटिक चलें तो बड़े एक्सपेरिमेंट्स का भी सैंपल स्पेस अपन ड्रॉ कर सकते हैं, और कुछ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सहारा लें, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ काउंटिंग का भी हम सहारा लें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग का भी सहारा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। देखना ध्यान से, एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, साथ में एक डाई को थ्रो कर रहे हो। देखो कभी भी प्रोबेबिलिटी में एंड वर्ड आ जाए ना, एंड वर्ड, तो एंड का मतलब है ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, दोनों काम करना है, ये काम भी करना है और ये काम भी करना है, यानी कि दोनों के केसेस काउंट होंगे, ठीक है ना, दोनों केसेस को मिक्स करके बनाना है आपको सैंपल से, समझ आया? ठीक है, तो अब मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूं आगे के क्वेश्चंस के लिए, मुझे मेन मेन बातें बताओ। देखो कॉइन को टॉस करेंगे, when we toss a coin is tossed, when a coin is tossed, तो वी ऑल नो कॉइन को टॉस करेंगे तो दो आउटकम्स हैं, हेड या फिर टेल, या तो हेड या फिर टेल। और डाई को थ्रो करेंगे, डाई इज थ्रोन, तो कितने आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स हैं। कौन कौन से? बोलो। डाई इज थ्रोन, तो उसके कौन कौन से आउटकम्स हैं? 6 आउटकम्स हैं। बोलो कौन कौन से? 6 आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये आउटकम्स। अब आपको सैंपल स्पेस बनाना है जिसमें आपको दोनों काम करना, मतलब आपके एक हाथ में डाई है, एक हाथ में आपके कॉइन है, आपने दोनों को उछाला। देखो कभी भी ऐसे नहीं समझ में आया ना कि पहले वो किया बाद में वो किया, तो अब ऐसे मान लिया करो दोनों साथ में ही किया है, दोनों साथ में किया तो माइंड में अच्छे से पिक्चर बन जाती है, अच्छा दोनों साथ में किया है, दोनों साथ में किया तो उछले, गिरे, अभी दोनों गिरे गिरे हुए जमीन पे, तो कुछ उस पे भी दिख रहा है, कुछ डाय पे भी दिख रहा है, कुछ इस पे भी दिख रहा है, तो आपको हिंट लग जाएगा। अच्छा सैंपल स्पेस की बात करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 6। मैंने क्या कहा था, एंड में हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, एंड में हमेशा क्या करते हैं भाई, कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 आउटकम्स होते हैं, और डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स होते हैं, एंड लिखा हुआ है तो 2 into 6, ये छोटी मोटी बातें अभी से पकड़ते चलो। एंड में क्या करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई, और आ जाए ना, और अभी से हिंट दे रहा हूँ, प्लस कर दे, वहां पे क्या कर देना, प्लस कर देना, और क्यों करना कैसे करना वो धीरे धीरे अभी सामने आएंगी सारी बातें, रास किया ना। ठीक है, सो नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस मुझे पता चल चुका है, इसके 2 हैं, इसके 6 हैं, तो 2 into 6 12 हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस देखो मैं लिखने जा रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा भाई, दो फेसेस दिखाई देंगे, तो कॉइन का कुछ दिखाई देगा, डाई का कुछ दिखाई देगा, तो लेट से कॉइन का हेड दिखाई दे रहा है, तो कॉइन का हेड दिखाई दे रहा है तो डाई का 1 दिखाई दे सकता है, किसी ने कोई जरूरी छोड़ना है कि 1 ही दिखाई दे, कॉइन के हेड के साथ डाई का 2 भी दिखाई दे सकता है, देन हेड के साथ कॉइन में तो हेड दिखाई दे रहा है, डाई में 3 भी दिखाई दे सकता है, कॉइन में हेड डाई में 4, कॉइन में हेड डाई में 5, कॉइन में हेड डाई में 6, और ये कि यही 6 के 6 कैसे टेल के साथ भी बन जाएंगे, बन जाएंगे। सो T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, बताओ कोई डाउट? ये कवर हो गया हमारा सैंपल स्पेस। हिंट ले रहे हो ना कैसे बनते जा रहे हैं सैंपल स्पेस, अब अतरंगी अतरंगी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बताएगा, डाई थ्रो करो फिर इवन आ जाए तो ये कर दो, फिर ऑड आ जाए तो वो कर दो, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट कर दो उसको डिलीट, और बाकी आप ऊपर लिख ही देना। वी नो दैट व्हेन अ डाई इज थ्रोन द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, व्हेन अ कॉइन इज थ्रोन पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल, सो व्हेन वी थ्रो अ डाई एंड अ कॉइन साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस विल बी 2 into 6, और सैंपल स्पेस बन जाएगा, ठीक है ना, ये स्टेप्स आपको लिखने। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या है, फिफ्थ वन देखो, ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए राय एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। पढ़ो, समझ आया, ध्यान से पढ़ो। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया, फिर डाई को रोल किया, लेकिन तभी किया अगर हेड आया, नहीं नहीं आया हेड, क्योंकि कॉइन को टॉस किया तो हेड और टेल दो चीजें आ सकती है ना, हेड आया तो डाई रोल हुआ, टेल आया तो कुछ भी नहीं किया, बस वहीं पे रुक गए, तो कोई डाई रोल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, समझ आया ना। ठीक है, क्लियर। तो सेम टू सेम पहले की तरह, जब कॉइन को टॉस करोगे, कॉइन इज टॉस्ड, कॉइन इज टॉस्ड, तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल मी या तो हेड या फिर टेल, डन। और जब डाई को थ्रो करोगे, अच्छा एक चीज और, डाई को तो तभी थ्रो करोगे ना जब हेड आएगा, डाई को तो तभी थ्रो करोगे जब आप हेड आएगा, तो मैं इसी के आगे बनाता हूं, देखो इसी के आगे बनाता हूं, हेड आएगा तो ही डाई थ्रो होगा, टेल आएगा तो डाई थ्रो नहीं होगा, तो डाई इसके बाद थ्रो किया जाएगा, डाई इज थ्रोन, समझ आया।
पहले मैं अलग से क्यों लिखा था, क्योंकि पहले तो कुछ भी आया डाई को थ्रो कर रहे थे। अब क्या है, वो आया तो ही डाई को थ्रो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और डाई को थ्रो करेंगे तो फिर उसके केसेस क्या बन जाएंगे, मतलब पॉसिबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, वही 6 आउटकम्स। 1 2 3 4 5 6, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6, समझ आया। चलो, अब मुझे बताओ नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, पहले तो ये बताओ। हमेशा वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा, 2 into 6 कर दें, ट्रायल रिपीट हो रहा है तो पावर लगा दें, कुछ अतरंगी टाइप के एक्सपेरिमेंट से उसमें लॉजिक पे चलना पड़ेगा, मतलब लॉजिक चेंज हुआ तो आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। एक फॉर्मूला पे स्टिक होकर प्रोबेबिलिटी सॉल्विंग नहीं हो सकती, बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती। ठीक है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे देखो, इन सैंपल स्पेस कितने होंगे देखो। हेड आया तो हेड के साथ 6 हैं, तो टोटल 6 आउटकम्स ही है, हेड 1 हेड 2 हेड 3 हेड 4 हेड 5 हेड 6, 6 आउटकम्स है। टेल तो अकेला ही है, तो 6 और ये अकेला 7, 7 आउटकम्स हो गए। समझ में आई बात भाई, 6 तो वो होंगे +1, पिछली क्वेश्चन में 6 + 6 था, हेड के साथ भी 6, टेल के साथ भी 6, तो 6 + 6 12 हो गया, लेकिन अब की बार हेड के साथ 6 है, टेल के साथ कोई नहीं है, तो 6 + 1 यानी कि 7। चलो, नाउ लेट्स ड्रॉ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस ड्रॉ करो, हेड के साथ 1, अच्छा आंसर मैच कर रहे हो आप, अरे भाई आंसर भी मैच करते चलो। H4, वैसे तो इजी क्वेश्चन है बट आंसर हमेशा मैच करना है, H6, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, सिंपली टेल, टेल के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, अभी अपन सेकेंड एक्सरसाइज में सीखने वाले हैं, इनको कहते हैं कंपाउंड इवेंट्स, कंपाउंड आउटकम्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड मतलब मिक्स में आ रहे हैं ना, हेड 1 ये कंपाउंड आउटकम माना जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में और डिटेल में पढ़ेंगे। डन, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन ए रूम, एक रूम एक्स नाम का रूम है जिसमें 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बैठे हैं। ठीक है ना, 1 बॉय और 3 गर्ल्स रूम बाय में बैठे हैं, यानी 2 रूम्स हैं, इधर भी 4 बच्चे बैठे हैं, इधर भी 4 बच्चे, इधर 2 बॉयज 2 गर्ल्स, इधर 1 बॉय एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सेलेक्टेड एंड देन ए पर्सन इज सेलेक्टेड। पहले तो रूम सेलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद क्या करना है, पर्सन सेलेक्ट करना है। समझ आया। सो लेट्स से कि ये तो है मेरा, मान लो ये तो मैं पर्सन सेलेक्ट करना चाहता हूँ। अब पर्सन सेलेक्ट करने के लिए पहले तो मुझे रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट, पहले मुझे रूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो रूम एक्स एंड रूम Y, राइट। अब रूम एक्स में कितने बॉयज एंड कितने गर्ल्स हैं, चल मी, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जिसमें से 2 बॉयज 2 गर्ल्स। ठीक है ना, अब देखो एक चीज और समझो, कई बार तो क्या होता है कि ये अंडरस्टूड होता है कि अंदर के एलिमेंट्स जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, और कई बार अंडरस्टूड होता है कि वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि एक बैग में 4 बॉल्स, 4 रेड बॉल्स हैं, तो ये अंडरस्टूड मान लिया जाएगा कि चारों रेड बॉल्स एक तरीके की हैं। ठीक है, लेकिन अब रूम एक्स के अंदर 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसे थोड़ा ना होंगे, नहीं होंगे ना। मान लो 3 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि तीनों बॉयज एक जैसे हैं, हर बॉय डिफरेंट होगा, है ना। तो रूम एक्स में वैसे क्या क्या है, 2 बॉयज 2 गर्ल्स हैं, तो आप BB GG नहीं लिख सकते, क्योंकि बीबी का मतलब हो गया कि वो जो सेम 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 सेम, ऐसा थोड़ा ना, जैसे हेड और हेड तो सेम होता है, ऐसा थोड़ा होता है कि ये स्पेशल हेड है वो थोड़ा सा हल्का हेड है, ऐसा थोड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग होगा, होगा ना। सो कैसे होगा, B1 पहला बॉय, B2 दूसरा बॉय, G1 एंड G2। तो जब आपको हिंट मिल जाए कि यार ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो आपको इसे 1 2 करके मार्क करना है। और रूम वाई में क्या क्या है तो इधर भी 4 ही बच्चे, है तो इधर भी 4 ही बच्चे, क्या क्या नाम है उनके बताओ, बोलो। मतलब क्या क्या नाम रख सकते हो, 1 बॉय, तो 1 बॉय को आप क्या कहोगे बताओ, बी क्या कहोगे, क्यों 1 तो आ गया ना, 3, 2 बॉयज तो आ गए तो इसको B3, समझ गए, और गर्ल्स 2 आ चुकी हैं, सो G3 G4 G5। अगर आप इसको B1 कह देते हो तो फिर अगेन आप मान रहे हो कि इस रूम का वो लड़का और इस रूम का वो लड़का आइडेंटिकल, B1 B1 है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। एवरी पर्सन तो आइडेंटिकल थोड़ा ना होगा, कोई भी इंसान को आप थोड़ा सेम सेम बता सकते हो। ठीक है, डन। चलिए अब आपको पहले तो ये पर्सन यहां से सेलेक्ट होना है ना, आपको यहां से एक पर्सन सेलेक्ट करना है, पर्सन सेलेक्ट करने से पहले आपको पहले रूम सेलेक्ट करना है। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, देखो तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स पहले तो सोचो कितने बनेंगे, तो यहां से 4 पॉसिबल आउटकम्स, यहां से भी 4 पॉसिबल आउटकम्स, और दोनों हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकते, जैसे पिछले केस में तो टेल के बाद डाई हो ही नहीं सकता था, लेकिन इस बार तो रूम वाई भी सेलेक्ट हो सकता है, ये भी। तो 4 और 4 टोटल कितने हो गए, 8।
तो आप ऐसे कह सकते हो कि रूम्स दो हैं और दोनों के अंदर चार चार लोग हैं, तो 2 into 4 8 आउटकम्स है। तो अब आपके सैंपल स्पेस में 8 आउटकम्स होने चाहिए, तब तो आपका सैंपल स्पेस पूरा है, अदरवाइज वो अधूरा है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, देखो एक्स रूम सेलेक्ट हुआ, साथ में B1, देन हो सकता है एक्स रूम के साथ में B2 सेलेक्ट हुआ, हो सकता है एक्स रूम के साथ में B3 सेलेक्ट हुआ, हो सकता है, सॉरी B3 तो है नहीं, कहां B3, एक्स रूम के साथ में तो G1 है, B3 तो नीचे है ना, और एक्स रूम के साथ में G2 है। हो सकता है रूम ही Y सेलेक्ट हुआ हो तो Y के साथ में B3, देन Y के साथ में G3, देन Y के साथ में G4 एंड देन Y के साथ में G5। So this is the sample space of this given random experiment. करो नोट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करता हूं, कर दूं डिलीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डाई ऑफ रेड कलर एंड वन ऑफ व्हाइट कलर, वन ऑफ ब्लू कलर आर प्लेस्ड इन अ बैग। अच्छा, तीन बैग है, एक रेड कलर का डाई है, एक व्हाइट कलर का डाई है और एक ब्लू, तीन डाइस उसमें प्लेस किए गए हैं। एक डाई पहले निकाला जाता है, फिर रोल किया जाता है, उसका कलर और उसका नंबर दोनों नोट कर लिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं कि मैंने कोई सा भी डाई निकाला तो सेम होगा, रेड कलर का अलग आउटकम माना जाएगा, इसका व्हाइट कलर का अलग माना जाएगा, ब्लू कलर का अलग माना जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर फिर उसका नंबर भी नोट कर लिया। तो डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस, तो आपको उसका सैंपल स्पेस डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो देखो आपके पास डाइस तो तीन है, लेकिन आप निकाल तो एक ही रहे हो ना, तो ऐसा मत मान लेना कि 6 की पावर 3 यानी 216 आउटकम्स होंगे, नहीं। आपने एक्सपेरिमेंट क्या किया, डाइस निकालने का, थ्रो करने का। तो दो चीजें हुई, डाइस निकला, कितने पॉसिबल आउटकम से डाइस निकलेंगे, तीन, फिर थ्रो किया, एक किसी भी डाइस को थ्रो करोगे 6 आउटकम्स, तो 3 into 6 18 आउटकम्स होंगे, ना कि 216। समझ गए? इसको जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह सेलेक्ट करो, इसको जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह सेलेक्ट करो कि आपको पहले तो डाई सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है, डाई। लेट से ये मेरे को यहाँ पे डाई सेलेक्ट करना है, मैं लिख देता हूं डाई सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब डाई के कौन कौन से कलर हैं बताओ, रेड, व्हाइट और एक मिनट, रेड, व्हाइट और ब्लू। ठीक है, ये लो, रेड के लिए रेड कलर, व्हाइट के लिए कोई कलर है नहीं मेरे पास, तो ये वाला ग्रे कलर कर देता हूं मैं व्हाइट के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद ब्लू, ब्लू तो है, ये रहा ब्लू। डन। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने डाई सेलेक्ट कर लिया, डाई सेलेक्ट करने के बाद रोल करोगे, तो मान लो रेड डाई सेलेक्ट हुआ, अगर मान लो रेड डाई सेलेक्ट हुआ तो ये 6 आउटकम्स देगा, देगा नहीं देगा, 1 2 3 4 5 6, कौन से, वही 1 2 3 4 5, 4 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर व्हाइट डाई सेलेक्ट हुआ तो ये भी 6 आउटकम्स देगा, देगा ना, ऐसा तो नहीं कि ये व्हाइट है तो ये 5 ही देता है, ये भी 6 ही देता है तो डाई ना। सो वही 1 2 3 4 5 और ये 6। और अगर मान लो लेट से ब्लू सेलेक्ट हुआ होता तो भी ये 6 ही आउटकम्स देता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं सैंपल स्पेस में, 18। नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेसेस 3, तीन तो डाइस हैं, जैसे पहले दो रूम थे, हर एक रूम में 4 बच्चे थे, अभी 3 डाई हैं, हर एक डाई में 6 आउटकम्स हैं, तो 3 into 6 18। ओके स्टूडेंट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, पावर कट बहुत परेशान कर रहा है। एनीवेज, चलो, तो हमने डिस्कस किया 3 तरह के डाई हैं, रेड व्हाइट एंड ब्लू, हर एक डाई में 6 6 आउटकम्स है, राइट। अच्छा, अब हमने क्या किया, पहले एक डाई सेलेक्ट किया, तो डाई सेलेक्ट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास 3 डाई हैं, तो नंबर ऑफ आउटकम्स या नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस जब हम कैलकुलेट करेंगे तो तीन तो कैसे हैं हमारे पास डाई सेलेक्ट करने के, 3 ऑप्शंस, और फिर हर एक डाई में 6 6 केसेस, मतलब 6 6 आउटकम्स हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे हमारे, 18 एलिमेंट्स बनेंगे इस बार सैंपल स्पेस में जो अभी अपन बनाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, देखो इसको उससे मत रिलेट कर लेना कि हमको
भाई एक डाइस में 6 आउटकम्स होते हैं और 3 ट्रायल हो रहे हैं, 6 का क्यूब 216, नहीं नहीं, यहाँ पे 3 ट्रायल हो ही नहीं रहे, एक्चुअली एक ही ट्रायल हो रहा है। एक्चुअली डाइस सेलेक्ट करना एक एक्सपेरिमेंट ऐसे मान लो, है ना, और उसको फिर रोल करके उसमें से नंबर सेलेक्ट करना दूसरा एक्सपेरिमेंट, इन दोनों को कंबाइन किया गया। तो डाई को सेलेक्ट करना, डाई कितने हैं, 3 है। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो डाई सेलेक्ट करें, आप तो सोच रहे हो कोई बॉल सेलेक्ट करें, बॉल सेलेक्ट करनी होती रेड व्हाइट एंड ब्लू, और अगर एक बॉल सेलेक्ट करनी होती तो 3 आउटकम्स ही मानते ना। अभी ये डाई वर्ड आ गया तो डाई वर्ड सुनते ही, डाई वर्ड माइंड में आते ही आ जाता है कि 6 6 आउटकम्स होंगे, 6 आउटकम्स, ऐसे मत मानो ये डाई। कंसीडर इट इज अ बॉल, तो बॉल है तो आप एक बॉल उठाओगे तो 3 आउटकम्स ही है, क्योंकि 3 ही बॉल्स हैं, 3 तरह की बॉल्स हैं वहां पे। ठीक है, फिर हर एक बॉल के या हर एक डाई के 6 आउटकम्स, तो टोटल मिला के 18 आउटकम्स हो गए। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि 18 आउटकम्स कौन कौन से होंगे। तो लेट्स से कि अगर मेरे पास रेड बॉल सेलेक्ट हुई होती तो रेड के साथ 1, देन रेड के साथ 2। भाई रेड बॉल सेलेक्ट हो गई, अब रेड बॉल के को रोल करने के बाद तो आउटकम्स क्या क्या आएंगे, रेड बॉल के साथ 2, रेड बॉल के साथ 3, रेड बॉल के साथ 4, रेड बॉल के साथ 5, रेड बॉल के साथ 6। देन अगर व्हाइट बॉल सेलेक्ट हुई होती, सो व्हाइट बॉल के साथ W1, दिख तो रहा है, थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, W1, W2, W3, W4, W5 एंड W6। एंड देन ब्लू बॉल के साथ भी वही 1 2 3 4 5 6, तो ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, B4, B5 एंड फाइनली B6। तो ये हमारा ओके। सो ये हमारा 18 पॉसिबल आउटकम्स का सैंपल स्पेस रेडी यहाँ पे हो गया आंसर। ठीक है, अगेन मैं उस बात पे फटाफट से एक बार और आपको समझा देता हूँ कि देखो 3 डाइस अगर मैं थ्रो करता तो वहां पे जमीन पे रखे हुए 3 डाइस होते, गिरने के बाद जमीन पे आते तो मेरे को 3 फेसेस दिख रहे होते, इस डाई का एक फेस दिख रहा होता है, इस डाइस का एक फेस दिख रहा है, एक डाइस का एक फेस दिख रहा होता है। इसमें से 6 आउटकम्स है, इसमें से 6 आउटकम्स है, इसमें से 6 आउटकम्स है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, उस केस में 216 होते हैं। अभी जमीन पे 3 डाइस नहीं दिख रहे हैं, अभी जमीन पे एक ही डाइस दिख रहा है, तो वो 6 ही आउटकम्स है, लेकिन वो ऐसे डाइस 3 है तो 3 इंटू 6, इसलिए 18 आउटकम्स हो गए। होपफुली समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, और अच्छे से कोशिश कर सकते हैं हम इसको समझाने की, अगर आपको और भी किसी किस्म का डाउट हो। अदरवाइज ऑफलाइन अगर कोई आना चाहे तो ऑफलाइन आकर भी हमसे पूछ सकता है, डाउट क्लियर कर सकता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बॉय गर्ल कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रन। ठीक है, एक फैमिली में 2 ही चिल्ड्रन हैं, ये फिक्स है कि 2 ही बच्चे होंगे, तो वो उनका बॉय गर्ल कंपोजिशन क्या होगा भाई, बॉय वो दोनों बच्चे बॉयज होंगे कि गर्ल्स होंगे, क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। हमको ये पता लगाना है कि बॉय है या गर्ल है। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, बड़ा वाला बॉय है, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब है बड़ा वाला छोटा वाला ना, बड़ा वाला बॉय है कि छोटा वाला बॉय है, कि बड़ा वाला बड़ी वाली गर्ल है, छोटी वाली गर्ल है, दोनों बॉयज हैं दोनों गर्ल्स है, इस तरीके का कंपोजिशन अपने को सेट करना है, अपने को पता लगाना है। अगर हम इसमें इंटरेस्टेड है तो सैंपल स्पेस क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि हम हमको सैंपल स्पेस बताना है इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स, केवल हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या क्या हो सकती हैं, तो सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है ना, ओके फाइन। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो अगर 2 बच्चे हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 2 हैं, सिंपल सी बात है, तो वी नो दैट, सिंपल सी बात है कि एक चाइल्ड जो है या तो बॉय होगा या गर्ल होगा, अंडरस्टूड है। वी नो दैट द पॉसिबल केसेस, द पॉसिबल केसेस, the possible cases of a child are या तो बॉय या गर्ल। बॉय के लिए हम बी डिनोट करा देंगे, ठीक है ना, एंड गर्ल के लिए हम जी डिनोट करा देंगे, जैसे हेड या टेल होता था वैसे बॉय गर्ल। ठीक है, अब वहां पे जैसे अपन ट्रायल करते थे, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने, तो यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, वो एक ही बात है ना, नंबर ऑफ ट्रायल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, साइमल्टेनियस अकरेंस और बार बार अकरेंस एक ही बात है, कई बार बता चुके हैं। सो ये साइमल्टेनियस अकरेंस हो रहा है क्योंकि दोनों ही बच्चे हैं हमारे पास, है ना। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा हो गया फिर वो कहीं चला गया फिर दूसरा बच्चा, ऐसा नहीं है, दोनों है, पर वो साइमल्टेनियस अकरेंस और सेम ही बात मानी जाएगी। नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 2, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर 2। सो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बेटा,
सो पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी, देखो हर एक के दो केसेस और बच्चे भी दो, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये तो हमने सबसे पहले पता लगा लिया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो बस आपको ये बताना है कि ये सैंपल स्पेस में ये चार जो केसेस हैं क्या क्या हो सकते हैं, है ना, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। अभी उसकी भी बात भी चर्चा कर लेंगे कि इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ नहीं कहता तो फिर क्या क्या हो सकता था, है ना। देखो आ जाओ, सैंपल स्पेस इक्वल टू, सैंपल स्पेस विल बी लाइक, देखो या तो होगा कि पहला वाला बॉय, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो क्योंकि जैसा कि अभी अपन ने किया था ना पर्सन वाले केस में, तो पर्सन वाले केस में हमने क्या किया था कि दो पर्सन एक जैसे नहीं हो सकते, अलग अलग होंगे। तो सिमिलरली दो बॉयज या दो गर्ल्स अलग अलग नहीं हो सकती ना। मान लो दोनों ही बॉयज हुए, दोनों ही बॉयज हुए, तो बॉयज अलग नहीं, मतलब बॉयज जो हैं वो सेम नहीं हो सकते, वो अलग अलग होंगे। तो हम उसको B1 B2 से डिनोट कराएंगे, है ना। तो लेट्स से कि पहला वाला बॉय B1, दूसरा वाला भी बॉय, तो अब वो अलग है इसलिए B2। एक तो ये हो सकता है कि पहला वाला बॉय, दूसरा वाला बॉय। अच्छा, इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब है जो पहले लिख रहा हूं वो पहले पैदा हुआ है, जो बाद में लिख रहा हूँ जो ये हो गया ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ का मतलब, ठीक है। ओके, एक केस ही हो गया। दूसरा केस सुनना, कलर चेंज करके लिख दूं उसको, लेट्स सी। पहला वाला बॉय एंड देन दूसरा वाला भी बॉय, ठीक है। देन हो सकता है पहला वाला बॉय हो लेकिन दूसरी वाली गर्ल हो सकता है कि पहली वाली गर्ल हो और दूसरी वाली बॉय हो हो सकता है कि दोनों ही गर्ल्स हो। सो G1 G2, इसके अलावा और कोई केस नहीं बन सकता। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो चार केसेस काउंट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आया। अब इसको भी आप हेड एंड टेल कॉइन टॉसिंग वाले एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर सकते हो कि क्या क्या हो सकता है। दो हेड एंड वन टेल, दो हेड एंड वन टेल, देखो उधर क्या होता था, दो हेड एंड वन टेल पहला केस, तो हम क्या मान सकते हैं, दो बॉयज एंड दो हेड एंड जीरो टेल, है ना, तो दो बॉयज एंड जीरो गर्ल्स। फिर वन हेड एंड वन टेल, उससे रिलेट करें तो वन बॉय एंड वन गर्ल, सेम उससे रिलेट हो रहा है। और तीसरा केस में मानते थे जीरो हेड एंड टू टेल, तो जीरो बॉय एंड टू गर्ल्स से रिलेट हो गया ये, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी में जैसे दो बॉयज एंड जीरो गर्ल का केस ये हो गया, फिर वन बॉय एंड वन गर्ल के दो केसेस ये हो गए, और फिर जीरो बॉय एंड जीरो गर्ल के केस, ये तो हो गया मेरा टू बॉयज एंड जीरो गर्ल्स का केस। ये हो गया मेरा वन बॉय एंड वन गर्ल का केस, और ये हो गया मेरा जीरो बॉय एंड टू गर्ल्स का केस, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, आपको ऐसे कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, कैटेगराइज हमारे माइंड में जरूर होना चाहिए वो, ठीक है, समझ में आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमको केवल और केवल हम इस चीज में इच्छुक हैं कि हमको नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी है। तो देखो सैंपल स्पेस अभी भी यही है, सैंपल स्पेस यही है, लेकिन सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स हैं वो भाषा बदल के आ रहे हैं। सुनना ध्यान से क्या कहा मैंने। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या है, वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर। देखो अगर ऐसा है कि दो बच्चे हैं तो जो केसेस हैं, जो आउटकम्स है वो तो यही होगा ना जैसा अभी दिखाई दे रहा है, कुछ अलग से थोड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको सैंपल स्पेस में ये नहीं लिखना कि वो बॉय पहला वाला बॉय है कि दूसरा गर्ल, हमको सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है। क्या लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स। तो इन ही पॉइंट्स मतलब इन ही एलिमेंट्स को अपन नंबर ऑफ गर्ल्स में कन्वर्ट करेंगे। जैसे पहला एलिमेंट है बॉय वन बॉय टू, उसको नंबर ऑफ गर्ल्स में कन्वर्ट करें तो यहाँ तो एक भी गर्ल नहीं है, लिखा भी हमने नीचे टू बॉयज एंड जीरो गर्ल्स, एक भी गर्ल नहीं है। तो ये पर्टिकुलर ये एलिमेंट कन्वर्ट होके बन जाएगा जीरो, उसका नंबर लिखना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स की संख्या। तो पहले वाले एलिमेंट में गर्ल्स की संख्या कितनी है, जीरो, तो एक आउटकम आपका सैंपल स्पेस का पहला एलिमेंट जीरो होगा। सेकंड केस में आओ, अभी एक बार लिखना मत, पहले पूरी बात सुनना ना। दोनों में, इन दोनों में देखो, इसमें भी क्या है, वन बॉय एंड वन गर्ल है, इसमें भी वन बॉय एंड वन गर्ल। तो इन दोनों केसेस में नंबर ऑफ गर्ल्स वन, नंबर ऑफ गर्ल्स वन, तो मैं दो बार नहीं लिखूंगा क्योंकि सैंपल स्पेस में एक ही आउटकम हम दो बार नहीं लिखते। वो एक आउटकम है, वो आउटकम अगर मतलब उसकी संभावना ज्यादा है, अगर ये दो एलिमेंट्स है ना तो वन आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, बस इतनी सी बात रहेगी। लेकिन अपन उसको रिपीट नहीं करेंगे, ये अपन जब नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे तो अपन इसके बारे में बात करेंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच में भी इस चीज की बात होगी। कुल मिला के इन दोनों में नंबर ऑफ गर्ल्स वन है तो वन, और फिर लास्ट वाले केसेस में नंबर ऑफ गर्ल्स टू है तो टू। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का। फिर से सुनो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो मैंने कहा कि मेरे दो बच्चे हैं, तो मैंने कहा कि दो बच्चे हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो क्या क्या हो सकती हैं, तो कोई भी कह देगा नंबर ऑफ गर्ल्स या तो एक भी नहीं होगी, या एक होगी, या दो होगी। सिमिलरली नंबर ऑफ बॉयज के लिए भी आंसर आता है 0 1 2, क्योंकि आपको नंबर लिखना है, आपको सैंपल स्पेस में एलिमेंट के रूप में नंबर लिखना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको नंबर नहीं लिखना था, आपको एक्चुअली बच्चे बताने थे, पहला बच्चा बॉय या गर्ल, या पहला बड़ा वाला गर्ल, बड़ी वाली गर्ल, या छोटा वाले बॉय, इस तरीके से कौन उसका कंपोजिशन करके बताना था। तो होपफुली ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मतलब देखो इन्हीं आउटकम्स को चेंज किया है, आउटकम्स वही है आज की दुनिया, आज की तारीख में भी आउटकम्स वही है, बस उनकी भाषा चेंज कर दी, उनको नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज कर दिया, ये ऐसे चेंज हुआ।
ये वाला आउटकम ऐसे चेंज हुआ और ये वाला आउटकम ऐसे चेंज हुआ। ऐसा नहीं कि तीसरा चौथा आउटकम उठ के आ गया, यही आउटकम्स है, उनकी भाषा चेंज हो गई, उनकी शक्ल चेंज हो गई, शक्ल कह दो। वहां पे वो डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, यहाँ पे वो गर्ल्स की संख्या बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन्स वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल। अब देखो आइडेंटिकल वर्ड जहां पर भी आ जाए ना तो फिर आपको ऐसे नहीं लिखने की जरूरत है, 1 2 3 आइडेंटिकल मतलब सेम है ना। ए बॉक्स कंटेन्स वन रेड एंड थ्री आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स। ठीक है भाई, एक बॉक्स में एक तो रेड बॉल है और तीन व्हाइट बॉल्स हैं, तीनों आइडेंटिकल है ना। दो बॉल निकाली जाती है रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। इन सक्सेशन का मतलब है एक के बाद एक सक्सेसिवली, लेकिन विथाउट रिप्लेसमेंट निकाली जाती है। तो विथाउट रिप्लेसमेंट जब अपन निकालते हैं ना तो ये केस बिल्कुल अलग, ये बिल्कुल चीज अलग हो जाती है। अभी तक अपन पता है क्या क्या कर रहे थे, अभी तक अपन सक्सेस या तो अपन चीजों को साइमल्टेनियसली कर रहे थे, या तो अपन चीजों को साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ में। जैसे कि दो सिक्कों को साथ में उछालना, दो डाइस को साथ में उछालना, एक सिक्के और एक डाइस को साथ में उछालना, एक डाइस सेलेक्ट करके फिर, तो ये भी, ये सारे केसेस कहते हैं साइमल्टेनियसली थे। या फिर हम जो कर रहे थे सक्सेसिवली कर रहे थे, हम ऐसा नहीं कि साइमल्टेनियसली कर रहे थे, हम सक्सेसिवली भी कर रहे थे, लेकिन विथ रिप्लेसमेंट कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आपने कॉइन उछाला, उसी कॉइन को फिर उठा के उछाला, तो रिप्लेस कर दी, मतलब आपने ऐसा नहीं है कि उसको 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 वहीं पे रहने दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। या फिर यूं मानो कि जैसे मानो कि मेरे को एक पत्ता निकालना है, 52 पत्तों के डेक में से मुझे एक पत्ता निकालना है, तो निकाल के मैं इसको इधर रख दूं और फिर दोबारा निकालूं, फिर मैं दोबारा निकालूं, वो उधर ही रखा हुआ है, तो ये तो है विथआउट रिप्लेसमेंट। और मैंने निकाला, देखा, वापस डाल दिया, तो ये है विथ रिप्लेसमेंट। तो अभी तक अपन साइमल्टेनियसली कर रहे थे या फिर सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट कर रहे थे। और याद रखना बच्चों, जिंदगी में हमेशा ये दोनों आर द सेम थिंग्स, दिस टू आर द सेम थिंग, ये आप पहले भी आपको नोट में लिखवाया है। लेकिन अब जो चीज कर रहे हैं वो इन दोनों से न्यारी है। अब अपन सक्सेसिवली कर रहे हैं लेकिन विथआउट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये इन दोनों चीजों से अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा और लॉजिक फिर लगाना पड़ेगा। विथआउट रिप्लेसमेंट मतलब जो चीज आपने निकाली वापस नहीं डाली, तो उसके अंदर क्या क्या रह गया वो सारी बातें अपने को सोचनी पड़ेगी। चलो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। टू बॉल्स आर ड्रॉन रैंडम, दो बॉल्स निकाली जाती है सक्सेसिवली लेकिन रिप्लेस नहीं की जाती, वापस नहीं रखी जाती। राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, इसके लिए सैंपल स्पेस लिखो। ठीक है, चलो देखो, नंबर ऑफ रेड बॉल्स है मेरे पास, नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 1, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स है मेरे पास और आइडेंटिकल है, उसने मेंशन कर दिया, तो अपन ऐसे नहीं कहेंगे W1 W2 W3, अपन सिंपली W कहेंगे इसको ना। व्हाइट बॉल्स कितनी है? 3। सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारे पास 4। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गई हमारे पास 4। और लेकिन हम इस 4 में से अपन निकाल कितने रहे हैं? 2 ही निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दो बॉल्स जब अपन निकाल रहे हैं, सुनना ध्यान से, दो बॉल्स अपन निकाल रहे हैं तो क्या क्या होगा ये अपने को सोचना है। सुनना, सैंपल स्पेस बनाने की तरफ बढ़ रहा हूं मैं, सैंपल स्पेस बनाना। पता है आपको कितने केसेस बनेंगे? 12 केसेस बनेंगे, 12 केसेस। क्यों? देखो, अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले सोचना पड़ेगा ना। देखो, आप पहले सोचोगे तो आपको फायदा होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस सोचने वाला हूं मैं, तो वही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो अपन ने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सीखा था, उसी लॉजिक पे चलेंगे। देखो, जब मैं पहली बॉल निकाल रहा हूं तो उसमें 4 बॉल है, तो वो जो पहली बॉल है ना, उसको चूज करने के 4 तरीके हैं, 4 ऑप्शन है कह लो। लेकिन अब आप विदाउट रिप्लेसमेंट आप उसको वापस नहीं डाल रहे हो, वापस नहीं डाल रहे हो, तो 3 ही तरीके हैं अगली बॉल के लिए। सो 4 × 3 12, 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर इन द सैंपल स्पेस। समझ में आ गया होगा। अब तक अपन विदाउट रिप्लेसमेंट का केस किए ही नहीं, अपन विदाउट विथ रिप्लेसमेंट का केस किए तो 4 × 4 16, या फिर 4 का स्क्वायर कर देते थे अपन। क्या कर देते थे? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता था? 4 × 4 ही होता था, क्योंकि पहले के लिए भी 4 ऑप्शन है, दूसरे के लिए भी 4 ऑप्शन है, क्योंकि विथ रिप्लेसमेंट चल रहा था। अब पहली बार विदाउट रिप्लेसमेंट आया है। आप कहोगे सर विद साइमल्टेनियसली, तो साइमल्टेनियसली और विद रिप्लेसमेंट तो सेम ही केस है ना, मुझे सेम ही लॉजिक लगता है। लेकिन अब 4 × 3 = 12 चलेगा। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। चलो आ जाओ, एक्चुअली चलो अब डिटेल में बाद में बात करेंगे, अभी पहले इसको खत्म करते हैं। सैंपल स्पेस, कर्ली ब्रेसेस खोल दिए मैंने। अब 12, आपको एक बार पता होना भी 12 केसेस हैं, तो अब आप सोच पाओगे कि 12 केसेस कौन कौन से हैं। वो पता ही नहीं है, हवा में ही चल रहे हो, पता नहीं कितने केसेस होंगे। कई बार तो क्या बच्चे 4 5 केस बनाते हैं और फिर लगता है कि सर इतने ही केस होंगे, बंद कर देते हैं। आपको पता होना चाहिए कितने केसेस होंगे, तो ही आप करेक्ट सैंपल स्पेस राइट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 12 केसेस है मेरे पास, तो देखो, पहली बॉल हो सकता है कि रेड निकली हो, पहली बॉल हो सकता है कि रेड निकली हो, दो बॉल्स निकाल रहे हैं। अब अगर पहली बॉल रेड निकली है, अगर पहली बॉल रेड निकली है, तो
तो दूसरी बॉल निकलने के चांसेस, पहली बॉल रेड निकली है, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुको बस। देखो एक चीज बताऊं, एक गलती कर दी अपन। इसने क्या कहा था, 3 आइडेंटिकल व्हाइट बॉल्स हैं, 3 आइडेंटिकल है, सो 4 × 3 12 क्यों होंगे? अगर 4 × 3 12 तो तब होते जब 3 अलग अलग बॉल्स होती भाई। एक बॉल होती रेड, दूसरी बॉल होती W1, तीसरी बॉल होती W2, चौथी बॉल होती W3। चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले तो अलग अलग वाला केस बताता हूँ, इसी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो अभी आइडेंटिकल नहीं है, अलग अलग है, व्हाइट बॉल 1, व्हाइट बॉल 2, व्हाइट बॉल, तो फिर 12 केसेस हो जाएंगे, 4 × 3। ठीक है ना? उसके साथ बताए आंसर क्या आएगा। पहली बॉल लेट से रेड निकल गई, तो अब दूसरी बॉल क्या निकल सकती है? W1 निकल सकती है, क्योंकि रेड तो अब निकल नहीं सकती विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है। हो सकता था पहली रेड निकलती और बाद में W2 निकलती, हो सकता था पहली रेड निकलती और बाद में W3 निकलती। ये हो जाता मेरा, तो 1 2 3, ये हो जाता मेरा 3 रेड बॉल के साथ, है ना? अब मान लो कि पहली बॉल ही W1 निकली, तो फिर उसके साथ क्या क्या निकल सकती है? उसके साथ रेड निकल सकती है अगली, W2 के साथ भी रेड निकल सकती है, W3 के साथ भी रेड निकल सकती है। और सिमिलरली, सॉरी गलत कर दिया, गलत 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 गलत। सुनो ध्यान से सुनो, पहली बॉल W1 निकली है ना, तो फिर दूसरी बॉल रेड निकल सकती है। पहली बॉल W1 निकली तो दूसरी बॉल W2 निकल सकती है। पहली बॉल W1 निकली तो दूसरी बॉल W3 निकल सकती है। ये W1 वाले केसेस काउंट हो गए। अब पहली बॉल W2 निकली तो दूसरी बॉल रेड निकल सकती है। पहली बॉल W2 निकली तो दूसरी बॉल W1 निकल सकती है, और पहली बॉल W2 निकली तो दूसरी बॉल W3 निकल सकती है। और लास्ट केसेस हैं, अगर पहली बॉल W3 निकली तो दूसरी बॉल रेड निकल सकती है, पहली बॉल W3 निकली तो दूसरी बॉल W1 निकल सकती है, और पहली बॉल W3 निकली तो दूसरी बॉल W2 निकल सकती है। चेक करो, देखो पहली बॉल रेड आने के ये 3 चांसेस, पहली बॉल W1 आने के ये 3 केसेस, पहली बॉल W2 आने के 3 केसेस, और पहली बॉल W3 आने के 3 केसेस। 3 3 3, टोटल 12 आउटकम्स हो चुके हैं। बट ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये आंसर तब होता है जब वो तीनों बॉल्स आइडेंटिकल नहीं होती, तीनों बॉल्स आइडेंटिकल नहीं होती। लेकिन नाउ द बॉल्स आर आइडेंटिकल, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, नाउ द बॉल्स आर, बट द बॉल्स आर आइडेंटिकल, बट द बॉल्स आर आइडेंटिकल। तो बेटा ये के यही केसेस जो है ना, श्रिंक होके कम हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था कि अभी पिछले केसेस में 1, 1 दो बार आ रहा था, तो मैंने कहा क्या कहा था, सेट में कभी भी अपन एक एलिमेंट रोस्टर फॉर्म में दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि सैंपल स्पेस भी एक सेट है ना। तो अपन 1, 1 में एक ही 1 लगाएंगे, अपन 1, 1 दो बार नहीं लिखेंगे, अपन एक ही 1 लगाएंगे। तो सिमिलरली अगर ये सारी बॉल आइडेंटिकल हैं, मतलब W वाली, तो फिर क्या होगा, 1 2 3 एक ही, W1 W2 W3 एक ही, ये तीनों, मतलब इसको भी W कह सकते हो, इसको भी W कह सकते हो, इसको भी W। तो इसी सैंपल स्पेस में जहां जहां W1 आ रहा है वहां पे W कह दूं, तो आप देखो कितने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये भी W, ये भी W, कितने सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे जो आइडेंटिकल हो जाएंगे, है ना? देखो अभी अभी अपन देखते हैं, W W W, सबको W कह दिया क्योंकि सब आइडेंटिकल है, 2 3 का झंझट ही हटा दिया। W, दोनों में W। ठीक है, फिर यहाँ पे W, देखना ध्यान से। एक केस बना है मेरा RW वाला, एक केस बना है मेरा RW वाला, देखना ध्यान से। अब ये दूसरा भी RW है, तो मैं दोबारा थोड़ा काउंट करूंगा। फिर तीसरा भी RW है, दोबारा नहीं काउंट करूंगा। फिर बना है WR वाला, बिल्कुल काउंट होगा। और फिर WW वाला अलग का ऐसे काउंट होगा, लेकिन WW वाला फिर से थोड़ा काउंट होगा। फिर ये क्या था, WR था, नहीं इसके बाद R था, तो WR काउंट हो गया क्या? WR ये देखो यहाँ काउंट हो गया, ये नहीं काउंट होगा, WW नहीं काउंट होगा, WW नहीं काउंट होगा, WR काउंट हो गया, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। क्या बचा? RW WW WR, तीन ही आंसर आएंगे फिर तो। ठीक है, तो क्या सर हमेशा ऐसे करना है, पहले नॉन आइडेंटिकल मानना है फिर आइडेंटिकल बना देना है, और फिर उनमें से जो सेम केसेस है उनको एक एक बार ही लिखना है, क्योंकि सैंपल स्पेस में अपन एक एलिमेंट दोबारा नहीं, क्या हमेशा ऐसे करना है? नहीं, अपन शुरू से ही उसको आइडेंटिकल मान के चल सकते हैं। कैसे, देखना ध्यान से, शुरू से आइडेंटिकल मान, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अपन शुरू से मानेंगे ही नहीं ना कि W1 W2 W3 है, अपन शुरू से ही क्या मानेंगे कि सिंपल ये तो WW है। तो बिल्कुल लॉजिक वाइज चलेंगे। देखो अब मैं नया सैंपल स्पेस रेडी कर रहा हूँ, मतलब नया क्या, मतलब हमारी क्वेश्चन एज पर द क्वेश्चन सैंपल स्पेस रेडी कर रहा हूँ। देखो हमारे पास एक बॉक्स है, 4 बॉल्स है, एक रेड है, बाकी 3 वाइट है। तो हो सकता है कि पहली बॉल रेड पिक हुई हो,
अब पहली बॉल रेड पिक हुई हो तो अब दूसरी बॉल रेड पिक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी बॉल निकालनी भी है बट रेड कलर की मेरे पास एक ही बॉल है, तो दूसरी बॉल 100% वाइट पिक होगी। तो एक केस ये हो सकता है दो बॉल्स निकालने का। हो सकता है कि पहली बार में रेड ना पिक हुई हो, व्हाइट पिक हुई हो। अब व्हाइट पिक हुई हो तो दूसरी बॉल अब क्या पिक हो सकती है, या तो रेड या फिर व्हाइट। पहली बॉल रेड पिक होने के बाद तो एक ही केस बनता है, दूसरी बॉल व्हाइट ही पिक होगी। लेकिन अगर पहली बॉल व्हाइट पिक होती है तो फिर उसके दो केसेस बनते हैं, दूसरी बॉल रेड भी पिक हो सकती है और दूसरी बॉल, मतलब ऐसे मान लो, देखो पहली बॉल रेड पिकअप होने का तो एक ही केस बना, क्योंकि 100% वाइट पिकअप होगा, लेकिन पहली बॉल वाइट पिकअप हो गई तो इसके दो केसेस बने। सो 1+2 टोटल नंबर ऑफ केसेस 3 बनेंगे, है ना। इस तरीके से अपन लॉजिक से चलेंगे, ठीक है। सो पहली बॉल वाइट पिक हुई तो अब दूसरी बॉल रेड पिक हो सकती है, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि पहली बॉल वाइट पिक हुई और दूसरी बॉल भी वाइट पिक हो गई। सो दिस विल बी अवर आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये हमारा ओरिजिनल सैंपल स्पेस होगा एज पर दिस क्वेश्चन व्हेन द बॉल्स आर आइडेंटिकल। और आइडेंटिकल नहीं है तो फिर जो ऊपर किया ना, ऊपर करके फिर वो W1 W2 W3 को सबको W मान के फिर आइडेंटिकल केसेस को भूल के इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट वो लेंदी मेथड होगा। हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिक को पकड़ के चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि अपन शुरुआत से W1 W2 W3 मानेंगे, अपन ऐसे ही मानेंगे W, ठीक है। Done. So this is the answer to this question. If any doubts, if any doubt, you can comment on the video or ask me offline also by contacting me. Okay. चलते next question की तरफ. Let's delete this. Next question is question number 10. An experiment 10th करा. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if a head occurs. अच्छा जी, कॉइन को टॉस करना है, अगर हेड आया तो दूसरी बार फेंकूंगा, टेल आया तो फिर डाई रोल करूंगा, ठीक है ना। इस तरीके के जो ये अतरंगी टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, ऐसा आया तो ऐसा करूंगा, वैसा आया तो वैसा करूंगा, उनको बड़े ही ध्यान से लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड फिक्स कर है ना, देख देख के पढ़ पढ़ के सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले तो मेरे पास बेटा एक कॉइन है, सबसे पहले मेरे हाथ में एक कॉइन है, लेट्स से दिस इज ए कॉइन। और इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूला कोई कुछ नहीं लगता, सब लॉजिक के हिसाब से लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे बाकी क्वेश्चंस में लग रहा था ऐसा लगा दूंगा ना। एक कॉइन टॉस करते ही मेरे पास दो आउटकम्स हैं, या तो हेड या टेल, सब जानते हैं। इसी बात को भी मैं चार्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप इसी बात को थोड़ा स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना एग्जाम में, कि वी नो दैट टॉसिंग ए कॉइन हैज टू आउटकम्स, आइदर हेड और टेल। अब उसने क्या कहा, अगर हेड आ जाए, क्या कह रहा है, थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड अकर्स, अगर हेड आ जाए तो उठा के वापस थ्रो करो। तो हेड आ गया तो साहब यहाँ से दोबारा थ्रो हो गया वो, या तो आ गया अगेन हेड या टेल। भाई दोबारा थ्रो करेंगे तो भी तो हेड या टेल ही आएगा, आउटकम्स तो वही है। लेकिन इनकेस अगर टेल आया, इनकेस अगर क्या आया, वन सेकेंड, इनकेस अगर टेल आया तो फिर डाई को रोल कर रहे हो, पढ़ो। इफ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट रो देन डाई इज रोल्ड वंस, एक बार डाई को रोल करेंगे तो डाई को रोल करेंगे तो छह केसेस बन जाएंगे, 3 4 5 6। आंसर मतलब आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। सो इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ऊपर से मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम्स मिले यहां से, और यहां से मुझे छह पॉसिबल आउटकम्स मिले, ठीक है। यहां से कितने मिले, दो, यहां से मिले छह, सो 2 × 6, 2 × 6 दैट मीन्स 12 आउटकम्स विल बी देयर, ठीक है। इस तरीके से देखना है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विल बी, अगर हेड आता है तो दो केसेस हो सकते हैं, टेल आया तो छह केसेस हो सकते हैं, 2 × 6 12। अब सैंपल स्पेस ड्रॉ करना शुरू करते हैं नाउ, सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं। देखो जी क्या क्या हो सकता है, भाई हेड आ सकता है, हेड आया तो वापस कॉइन को टॉस किया तो दोबारा हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, दोबारा कॉइन को टॉस किया लेकिन टेल आ सकता है। पहली बारी में टेल आया तो फिर अब कॉइन टॉस नहीं हो रहा, अब क्या हो रहा है, डाई रोल हो रहा है। तो डाई के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ फिर डाई में 2 भी आ सकता है, टेल के साथ डाई में 3 आ सकता है, T4 T5 टी, गलती कर दी कुछ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, एक मिनट, गलती गलती गलती। देखो बेटा 2 × 6 क्यों किया, 2 × 6 क्यों किया, इसके साथ में देखो अब यहाँ पे बस यही कमी होती है जो अपन अक्सर बच्चे कर देते हैं, हमने भी देखो कर दी, 2 + 6 8 होगा, है ना। देखो बेटा ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ, फिर से सुनो, ये दोनों चीजें साथ थोड़ा ना चलती है। मल्टीप्लाई हम तब करेंगे जब दोनों चीजें साथ चल रही हो, भाई वो भी हो रहा हो और ये भी हो रहा हो, या तो वो हो रहा है या ये हो रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जहां जहां एंड आ जाएगा ना वहां पे अपन मल्टीप्लाई करेंगे दोनों चीजें, और जहां जहां और आ जाएगा ना वहां पे अपन प्लस करेंगे।
ये सिंपल सा लॉजिक याद रख के चलो। प्रोबेबिलिटी में हर दूसरे कॉन्सेप्ट में लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा, हालांकि इसका डिस्क्रिप्शन बाद में, अभी सेट थ्योरी से जब प्रोबेबिलिटी को कनेक्ट करेंगे, एक्सोमेट्रिक अप्रोच पढ़ेंगे, तब इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा, अभी सेकंड एक्सरसाइज में भी है, बट फिर भी शुरू से ही करते चलो। देखो पहले से 2 केसेस हैं और नीचे से 6 केसेस हैं, लेकिन दोनों चीजें साथ नहीं चल सकती। ऊपर हेड आ गया तो अब टेल थोड़ा आ जाएगा, और टेल आ गया तो हेड थोड़ा आ जाएगा। या तो हेड आया होगा, ये टेल आया होगा, हेड आया होगा तो उसकी अपनी कहानी चली होगी, टेल आया तो उसकी अपनी कहानी। वहां से 2, यहाँ से 6, 6 2 + 6 8 करेंगे, ठीक है ना। और लग रहा है इनके बीच में, एंड नहीं लग रहा है भाई, या तो ये हुआ होगा या ये हुआ होगा, इसलिए ऐड किया। तो देखो 6 केसेस, T1 T2 T3 T4 T6, काउंट कर लो 6 केसेस। दिस विल बी द सैंपल स्पेस टू दिस क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगेन if any doubt you can comment on the video and ask me offline also। ठीक है, दोबारा दोबारा खुद से करके देखेंगे ना तभी आएगा बेटा, है ना। एक बार मतलब स्टोरी टाइप में इस वीडियो को देख लिया, उसमें समझ में नहीं आएगा, एक बार सुन लो, ठीक है, कर लो, उसके बाद बंद करो वीडियो, एक बार फिर से करने की कोशिश करो, फिर से लॉजिक लगाओ, सोचो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पेन उठा के जब तक हम खुद को मैथ्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 बल्ब्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट। एक लॉट है बहुत बड़ा, उसमें से 3 बल्ब सेलेक्ट कर किए गए हैं। हर बल्ब को टेस्ट किया गया है और फिर क्लासीफाई कर दिया डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव। राइट द सैंपल स्पेस टू दिस एक्सपेरिमेंट। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक तरीके से ऐसे मान लो कि उसके अंदर बहुत सारे बल्ब्स हैं, अब उनमें से जितने भी बल्ब्स हैं उसमें उसको या तो डिफेक्टिव है या फिर वो नॉन डिफेक्टिव, या तो वो डिफेक्टिव है या फिर non। तो ऐसे मान लो कॉइन है, कॉइन के 2 केसेस हैं, यानी बल्ब्स तो बहुत सारे हैं लेकिन बल्ब्स को कैटेगराइज कर लिया गया। जैसे अभी बॉल्स हमारे पास 3 थी, W1 W2 लेकिन उनको क्या कर दिया, एक ही मान लिया W। तो बल्ब्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको 2 ही कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। क्या, जैसे उन बॉल्स 4 बॉल्स को 2 कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया था, R और W। उसी तरीके से बल्ब्स को 2 कैटेगरीज में कैसे डिवाइड कर दिया गया, डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो ऐसे मान लो कॉइन वाला केस हो गया। ये कॉइन में जैसे 2 आउटकम्स होते हैं, हेड या टेल। यहाँ पे भी बल्ब निकाला तो या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा, तीसरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कॉइन उछाला या तो हेड या टेल, वैसे बल्ब निकाला या तो डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव। और कॉइन को 3 बार उछाला, बल्ब को 3 बार निकाला या 3 अलग अलग बल्ब निकाले, सेम टू सेम होगा, वही काम चलेगा। हाँ, अगर ये लॉट की डेफिनेशन दे रखी होती भाई, लॉट के अंदर 3 बल्ब्स हैं 4 बल्ब्स हैं, तो फिर थोड़ा सा लॉजिकली चलना पड़ता है। लेकिन लॉट है, बहुत बड़ा सारा लॉट है, यानी कि आप इसमें तो बल्ब्स निकालते जाओ, इसमें खत्म नहीं होंगे, ऐसे मानो बहुत सारे बल्ब्स हैं। तो फिर अपने को ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है, बल्ब निकाले जाओ। यानी कि ये विथ रिप्लेसमेंट वाला केस कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बल्ब है ना, विथ रिप्लेसमेंट वाला केस कंसीडर किया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा उसको। अपन ने बल्ब निकाला, अभी भी उसमें बहुत सारे, फिर दोबारा निकाला, अभी भी बहुत सारे। विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस नहीं कंसीडर। विदाउट रिप्लेसमेंट वाले केस में आपको पर्टिकुलरली बताएगा 10 बल्ब हैं 11 बल्ब हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए तो देखिए, when a bulb is selected when a bulb is selected when a bulb is selected, है ना, टोटल मतलब है ना, possible outcomes are as per the given question, possible outcomes are when a bulb is selected, या तो डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव। डिफेक्टिव जिसको उसने डी से मार्क किया है, ठीक है ना, एंड दूसरा नॉन डिफेक्टिव जिसको उसने एन से मार्क किया। Fine। तो 2 आउटकम्स, एक तरीके से मान लो 2 आउटकम्स है ना। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने सेलेक्टेड है, टोटल नंबर ऑफ बल्ब सेलेक्टेड 3। 3। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस हो जाएगा। एक बल्ब उठाने में 2 आउटकम्स, और 3 बल्ब उठा रहे हो तो वही सेम कॉइन वाला, कॉइन को 3 बार टॉस करो, 2 क्यूब, यानी कि 8 आउटकम्स हो सकते हैं। कितने आउटकम्स हो सकते हैं, 8 आउटकम्स हो सकते हैं। विच आर वो आउटकम्स कौन कौन से होंगे, सैंपल स्पेस ड्रॉ करने जा रहा हूँ, देखो मैं। वही HT HHH TTT चलता था ना, वैसे DDD NNN ऐसे चलेगा। ठीक है, देखो या तो होगा, देखो जब मैं 3 बल्ब्स निकाल रहा हूं तो या तो पहला केस क्या होगा कि तीनों ही डिफेक्टिव निकले और कोई भी नॉन डिफेक्टिव ना निकले, है ना। ठीक है, या फिर 2 डिफेक्टिव निकले और एक नॉन डिफेक्टिव निकले, या फिर एक डिफेक्टिव निकले और 2 नॉन डिफेक्टिव निकले, और या फिर एक भी डिफेक्टिव ना निकले और तीनों के तीनों ही नॉन डिफेक्टिव निकले। ठीक है, तो सेम टू सेम देखो कॉइन से रिलेट कर लेना अब, है ना। तो 3 डिफेक्टिव निकले तो DDD,
वही 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। 3 केसेस कौन से होंगे, 2 डिफेक्टिव, एक नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव को बीच में सेट करो, नॉन डिफेक्टिव को स्टार्टिंग में सेट करो। देन एक डिफेक्टिव, दोनों में सेम टू सेम ऊपर वाला, बस डी को एन कर दो, एन को डी कर दो, यानी कि नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव, फिर डिफेक्टिव को बीच में कर दो और फिर स्टार्टिंग में कर दो। और लास्ट में तीनों के तीनों ही नॉन डिफेक्टिव है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो एन एन एन। ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट वो बनाता है जिसको अपन कॉइन और डाइस से रिलेट कर पाते हैं। नहीं, ये बेसिक 3 एक्सपेरिमेंट्स है, कॉइन डाइस एंड कार्ड्स। यही पता हो ना तो बाकी सबको अपन इससे रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, होपफुली तो इजी था, समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कोई कॉम्प्लिकेशन इतनी ज्यादा थी भी नहीं। एक कॉइन को टॉस किया, अगर हेड आया तो डाई थ्रो करो। उसी टाइप का क्वेश्चन जैसा अभी एक क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था। और अगर डाई में इवन नंबर आया तो डाई फिर से थ्रो करो। सुनना ध्यान से, कॉइन को थ्रो करो। अगर हेड आया तो डाई थ्रो करो, अगर हेड आया तो डाई थ्रो करो, टेल आया तो कुछ मत करना। ठीक है, टेल आया तो वैसे भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हेड आया तो डाई थ्रो करना। डाई थ्रो कर दिया सा। अब डाई में अगर इवन नंबर आया, इवन नंबर कौन से होंगे डाई में, 2 4 6, ये आया तो डाई फिर से थ्रो करो। लेकिन अगर इवन नंबर नहीं आया 1 3 5, तो अगेन वहीं रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ। ठीक है, समझ में आया। तो इसका एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे हाथ में कॉइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव अ कॉइन। तो कॉइन को मैंने थ्रो किया तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हेड या टेल, एवरीवन नोस, या तो हेड या टेल। अब अगर टेल आया तो चुपचाप वहीं बैठ जाओ, स्टॉप। लेकिन अगर हेड आया, तो डाई थ्रो करो भैया। डाई थ्रो करो तो फिर 6 आउटकम्स, 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 आउटकम्स विच आर 1 2 3 4 5 6। अब सुनना ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 हालांकि ऐसे है, लेकिन मैं इसको इवन और ऑड में डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 3 5 ऑड नंबर्स, और नीचे लिख देता हूँ इवन नंबर्स 2 4 6। कैसे भी लिख सकता हूँ ना ऐसे तो, क्योंकि उसने 6 आउटकम्स को दो में डिस्टिंग्विश कर दिया, इवन एंड ऑड। तो 1 3 5 अगर आता है, ये 3 केसेस अगर बनते हैं, तब तो शांत बैठ जाओ, वहीं पे कुछ मत करो। अगर ये 3 केसेस हैं तो चुपचाप बैठा रहो, वहीं बैठे रहो। लेकिन अगर ये 3 केसेस हैं, तो डाय को फिर से रोल करो। यानी टू में वापस 6 केसेस, 1 2 3 4 5 6, डाय को फिर रोल करेंगे। तो अगर मान लो 2 आएगा तो फिर 2 के बाद फिर डाय रोल करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 में कुछ भी हो सकता है। इसके 6 केसेस, 3 4 5 6, इसके 6 केसेस 2 3 4 5 6, इसके 6 केसेस 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया। और फिर इन 6 केसेस में वो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1। तो ये हमारा सैंपल एक्सपेरिमेंट है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, होपफुली क्लियर है। तो अब सारे के सारे, अब देखो ऐसे सुनना कि या तो ये होगा या तो ये होगा, इस तरीके से है ना। तो देखो, या तो टेल आएगा, तो यहां से तो एक ही केस बना, बस दैट्स इट। इसका तो एक ही केस बना। हेड आएगा, और लग गया इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में क्या लग गया, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, अब हेड आएगा तो हेड के साथ में या तो 1 3 5 आएगा या फिर 2 4 6 आएगा। या तो 1 3 5 आएगा या 2 4 6 आएगा। तो यानी कि हेड वन हेड थ्री हेड फाइव, इसके तो 3 केसेस हो गई है। ये आएगा तो वहीं पे स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर ये 3 केसेस आ गए तो इन तीन के फिर हर एक के 6 6 केसेस हैं। इन तीन के फिर हर एक के 6 6 केसेस हैं, यानी कि ये 6 केसेस हैं, ये 6 केसेस हैं, ये 6 केसेस हैं। अब इन सबको जोड़ लो, इतने नंबर ऑफ केसेस होंगे। यानी कि 3 + 6 + 6 + 6 और फिर +1। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस काउंट करो। 3 + 6 यानी 6 6 6, 18, 18 और 3 21, 22 केसेस होंगे हमारे। तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला से हम पता ही नहीं लगा सकते, इसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए उससे 22 आंसर आ जाए ना। इसको तो लॉजिक है, ऐसा आया तो ऐसा आया, वैसा आया, डिपेंड कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। तो अपन को सोच सोच के एक चार्ट बना के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस ड्रॉ करने वाला हूं मैं, देखना ध्यान से। ठीक है, सैंपल स्पेस ड्रॉ करता हूँ। सैंपल स्पेस में देखो, या तो पहले मैं टेल वाला केसेस ले लेता हूँ या पहले हेड वाला लूँ। चलो पहले हेड वाला ले लेते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। कि अगर हेड आया तो हेड के साथ फिर या तो 1 आया होगा, आप स्टॉप हो गए होंगे, और नंबर में कुछ करना नहीं है। या फिर हेड के साथ 3 आया होगा, आप स्टॉप हो गए होंगे, उसके साथ कुछ करना नहीं है। या फिर हेड के साथ 5 आया होगा। लेकिन अगर हेड के साथ 2 आया होगा, तो फिर आपने फिर से डाय रोल किया होगा। बताओ किया है कि नहीं किया, किया होगा ना। सो इसको कैसे लिखूं मैं, अगर मैं 2 के बाद 1 लिखूं 21 दिखाई देगा ना। सो लेट्स डू वन थिंग, पुट ए ब्रैकेट h, 1, h, 3, h, 5।
और यहाँ पे h कॉमा टू कॉमा, अब टू आया तो फिर डाई रोल हुआ है तो या तो बनाया होगा, h कॉमा टू, h कॉमा टू कॉमा थ्री, h कॉमा टू कॉमा फोर, h कॉमा टू कॉमा फाइव, h कॉमा टू कॉमा सिक्स। ठीक है, तो h के साथ टू का काम हो गया, तो अब h के साथ अगला इवन नंबर कौन सा है, फोर, तो h कॉमा फोर कॉमा वन, h कॉमा फोर कॉमा टू, h फोर थ्री, h फोर फोर, h फोर फाइव एंड h फोर सिक्स। और फिर इवन नंबर एक और रह गया सिक्स, तो h सिक्स वन, h सिक्स टू, h सिक्स थ्री, h सिक्स फोर, h सिक्स फाइव एंड देन h सिक्स सिक्स। और इसके अलावा एक इवेंट एलिमेंट और है जो कि है टी। बस दैट्स इट, टी के साथ कुछ भी नहीं है, सिंपली टी है ये, है ना। तो ये हो गया मेरा सैंपल स्पेस कवर। काउंट कर लो, 18 तो ये हो गए, तीन उधर बैठे हैं 21, और एक 22, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 22 हो गए। ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि चार्ट बना लेना, चार्ट बनाओगे तो अगर ऐसा हो तो ऐसा होना है, ऐसा होता है, इस तरीके से आप सोचना, है ना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कर देता हूँ उसको डिलीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया था अभी अपन ने, ये तो किया था, 12th किया था ना। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स ऑफ ए पेपर। एक पेपर है, चार स्लिप्स हैं, मतलब चार स्लिप्स ऑफ पेपर है, चार चिट ऐसे मान लो, चार चिट पे नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4। ठीक है, द स्लिप्स आर पुट इन द बॉक्स एंड मिक्स, उनको बॉक्स में डाल के फिर मिक्स कर दिया गया। एक पर्सन उसमें से दो स्लिप निकालता है, एक दो, या तो दो अलग अलग ऐसे निकालता है, दोनों एक साथ निकालता है। ठीक है ना, देखो साइमल्टेनियसली निकाल रहा है तो एक ही बात है ना, ठीक है ना, चाहे से वो अलग अलग निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट यानी उसने वापस नहीं डाली उस चीज को। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, ओके। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर, तो इसका सैंपल स्पेस बताना इजी है वैसे तो। दो स्लिप्स निकाल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो देखो कैसे होगा। एक स्लिप विदाउट रिप्लेसमेंट है ना भाई, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर फर्स्ट स्लिप। भाई पहली स्लिप के लिए आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, सॉरी चार होंगे, क्योंकि चार ही स्लिप्स हैं उसके अंदर। ठीक है, देन नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर सेकेंड स्लिप, सेकेंड स्लिप में एक तो आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, तो अब उसके अंदर तीन ही बचे, तो तीन ही ऑप्शंस बचे मेरे पास। ठीक है, अब पहली और दूसरी दोनों स्लिप निकालनी है, ऐसा नहीं कि पहली स्लिप निकालनी है या दूसरी, या आता तो प्लस करता, लेकिन यहाँ पे क्या लगने वाला है, एंड लगने वाला है, एंड एंड में क्या लग जाता, क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई, सो 4 × 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एन ऑफ एस हो जाएगा मेरा 12। ठीक है, चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं ना, सैंपल सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही 1 2 3 4 पहली चिट निकाली, तो पहली चिट निकलते ही क्या क्या हो सकता है, 12 आउटकम से ना हमारे पास। ठीक है, पहली चिट निकाली तो हो सकता है, आप देखें यहाँ पे नंबर्स हैं तो ब्रैकेट लगा दो, भाई वन निकला। अब वन निकला तो दूसरी बारी में टू निकल सकता है, क्योंकि वन तो फिर से निकलेगा नहीं, क्योंकि वन तो निकल चुका है। वन के साथ में थ्री निकल सकता है, और वन के साथ में फोर निकल सकता है, फाइन। लेकिन पहली बार में वन निकला ही ना हो, क्या निकला हो, टू निकला हो, तो टू के साथ में फिर आप टू नहीं निकलेगा, वन निकल सकता है, थ्री निकल सकता है, और फोर निकल सकता है। फिर थ्री अगर पहली बार में निकला हो तो उसके साथ में थ्री नहीं निकल सकता, अब दोबारा वन निकल सकता है, टू निकल सकता है, और फोर निकल सकता है। और सिमिलरली लास्ट में अगर पहली बारी में फोर निकले तो वन निकल सकता है, टू निकल सकता है, या फिर थ्री निकल सकता है, फोर अगेन नहीं निकल सकता। ठीक है, सो दिस इज डन, दिस इज डन। ठीक है, इजी था ये भी। क्लियर, अगर यहाँ पे मान लो वो विथ रिप्लेसमेंट कहता, वापस रख सकता था स्लिप को अगर इन केस, तो फिर 4 × 4 16 बनते, फिर कौन कौन से चार और जुड़ जाते, 1 1 2 2 3 3 और 4 4 ये जुड़ जाते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी इजी से क्वेश्चन है अभी नीचे, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14th, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग एंड डाई, टॉसिंग ए कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाइस इवन। ठीक है, पहले डाई को रोल करो, अगर इवन नंबर आए तो फिर कॉइन को टॉस करो, अगर ऑड नंबर आए
तो फिर कॉइन को 2 बार टॉस करो। ठीक है ना, मुझे लगा शायद छोड़ देगा। भाई अगर इवन आ जाए तो कॉइन को टॉस कर ले, और ऑड आ जाए तो मत कर, कुछ भी मत कर, ज्यादा मेहनत मत कर, बैठ जा। लेकिन ये क्या कह रहा है भाई, अगर ऑड आ जाए तो एक बार नहीं, 2 बार कॉइन को टॉस कर। ठीक है ना। ओके, सैंपल स्पेस बनाना। तो अगेन पिछली बार की तरह ही अपन इसका एक चार्ट बना लेते हैं। अब की बार हाथ में आपके एक डाय है। पिछली बार क्या स्टार्टिंग में कॉइन था, अब की बार क्या है, एक डाय। डाय को रोल करोगे तो 6 आउटकम्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6। होते तो वही है बेटा, 1 2 3 4 5 6, लेकिन पिछली बार की तरह 1 2 3 4 5 6 होते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह ऑड और इवन अलग अलग करो, है ना। क्यों? क्योंकि उसने कैटेगराइज किया हुआ है ना। तो वो क्या कह रहा है कि अगर इवन आए तो कॉइन को टॉस करना है, तो इवन वाले ऊपर ले लो। आपकी बार 2 4 6, इन 3 केसेस में तो आपको कॉइन को टॉस करना है। 2 आए तो भी कॉइन को टॉस करना है, कॉइन को टॉस करोगे 2 आउटकम्स, कॉइन को टॉस करोगे 2 आउटकम्स, 2 आउटकम्स। ठीक है। लेकिन अगर लेकिन अगर ऑड आ गए 1 3 5, तो आपको अब क्या करना है, कॉइन को 2 बार ही टॉस करना है। तो कॉइन को 2 बार ही टॉस करोगे तो 4 आउटकम्स होते हैं। तो यहां से 1 2 3 4 आउटकम्स, फिर 1 2 3 4 आउटकम्स, फिर 1 2 3 4 आउटकम्स। ठीक है। तो आ जाओ गिनो, ये 2 केसेस तो ये हो गए, फिर 2 केसेस ये हो गए, फिर 2 केसेस ये हो गए, फिर 4 4 4। ऐड करो, 8 एंड 4 12 एंड 4 16 एंड 4 20 केसेस हो जाएंगे टोटल। ठीक है, चलो सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस विल बी लाइक दैट, कि सबसे पहले तो कॉइन पे लेट से 2 आया है ना। तो 2 आया, तो फिर से कॉइन टॉस किया होगा आपने, नहीं फिर से डाइस रोल किया होगा, तो डाइस के साथ हो सकता है एच आया। ठीक है। ओके। फिर या फिर टेल आया। ठीक है, ये काम 4 के साथ भी, फिर डाइस को रोल किया, सॉरी कॉइन को रोल किया है। डाइस को रोल किया है, 4 आया, और फिर कॉइन को रोल किया है, तो या तो हेड आया है या फिर टेल आया है। और ये का यही काम 6 के साथ भी, 6 भी वन नंबर है, 6 हेड और 6 टेल। ठीक है। लेकिन अब जब अगर आपने 1 आ गया आपके पास, तो 1 आ गया तो अब आप कॉइन को 2 बार टॉस कर रहे हो। तो देखो कॉइन को जब अपन 2 बार टॉस करते थे तो ये आउटकम्स होते थे एच 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 टी, टी एच टी टी। ये अपने माइंड में ऑलरेडी फीडेड होने चाहिए, ये आउटकम्स होते थे। तो ये सारे के सारे आउटकम्स 1 के साथ लगाओ, 1 एच एच, 1 एच जब कॉमा लगा रहे हो तो पूरे ढंग से कॉमा लगाओ, या तो फिर लगाओ मत, है ना। 1 1 एच टी, 1 टी एच, एंड 1 टी। ये का यही काम फिर 3 के साथ, 3 एच एच, 3 एच टी, 3 टी एच, 3 टी। ठीक है। और ये का यही काम फिर लास्ट में 5 के साथ, 5 एच एच, 5 एच टी, 5 टी एच, 5 टी। ठीक है, तो हो गए सारे केसेस कवर। ये सैंपल स्पेस को बंद कर दो। गिनो, 1 2 3 4 5 6, और फिर 4 4 4। तो 6 और 4 10, 4 4 4 12, तो ये हो गए, और 6। क्या हुआ ये, एक मिनट रुको। देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 तो ये हो गए, और वो 8 है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6। तो फिर यहाँ पे अपन ने गलत काउंट कर दिया, यहाँ पे गलत काउंट कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक। 2 2 2, अपने 8 ले लिए थे, 6 ही तो है, प्लस करना है ना बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है। सो 2 + 2 + 2 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 ही कैसे होंगे, नॉट 20। ठीक है, 12 इधर और 6 इधर, 12 और 6 18, दिस इज द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. If it shows head, we throw a die. ठीक है। देखो, कॉइन को टॉस करना है, कॉइन को टॉस करना है। अगर टेल आया तो फिर एक बॉक्स है, उसमें से आपको एक बॉल निकालनी है। उस बॉक्स में 2 तो रेड हैं और 3 ब्लैक बॉल्स। अब ठीक है, 2 तो रेड हैं और 3 क्या है मेरी, ब्लैक बॉल्स। एक उसमें से बॉल निकालनी कोई सी भी। ठीक है। अब अगर आपको उसने नहीं कहा है तो अपन ऐसे मान सकते हैं कि 2 रेड एंड 3, देखो अब इसने आइडेंटिकल है या नहीं है इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करी, तो आइडेंटिकल माने कि नहीं माने। क्योंकि अगर आप आइडेंटिकल नहीं मानते हो तो फिर तो आपके पास 3 और 2 5 केसेस हैं। भाई अगर टेल आया तो फिर 5 केसेस हैं। भाई 2 रेड में से R1 R2, या फिर
B1 B2 B3, और अगर आप आइडेंटिकल मानो तो दो ही केस हैं, या तो रेड या ब्लैक। तो ये थोड़ा सा, तो अगर उसने नहीं बोला है ना कुछ भी, तो अपन उसको आइडेंटिकल मान लेते हैं, अपन उसको आइडेंटिकल मान लेते हैं, ठीक है। देखते हैं चलो, है ना। और अगर हेड आया तो फिर आपको डाइस थ्रो करना है, वो तो सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ कॉइन, कॉइन को हमने किया टॉस। सो कॉइन को टॉस करते ही दो आउटकम्स, कॉइन को टॉस करते ही दो आउटकम्स, या तो हेड या फिर टेल, ठीक है, हेड या फिर टेल। ओके, हेड या टेल। अब अगर हेड आया तो फिर बॉक्स खोलना है, उस बॉक्स में से एक बॉल निकालनी। तो अपन मान लेते हैं कि यहाँ से दो चीजें, दो ही, भाई एक बॉल निकाल रहे हो तो या तो वो रेड निकलेगी या फिर वो ब्लैक निकलेगी, है ना। सो लेट से इसको ले लेता हूँ रेड और ब्लैक। इसका आंसर देखना पड़ेगा ढंग से, है ना। ओके, और अगर टेल अगर आता है तो आपको फिर डाइस रोल करना है, तो छह आउटकम्स होते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखो इस प्रोबेबिलिटी में यही प्रॉब्लम होती है कि चीजें कई बार क्या है, लैंग्वेज में क्लियर नहीं होती ना, तो फिर वो कंफ्यूजन बन जाता है कि आइडेंटिकल माने या नहीं माने। तो कुछ चीजें फिर आप एनसीईआरटी पैटर्न से मैच करते हुए याद रखनी पड़ेंगी। अभी जिसका इसका आंसर देखते हैं, मान लो उन्होंने भी आंसर लिया है, तो अपन मान लेंगे कि अगर वो बोल देता है आइडेंटिकल तो ठीक है, नहीं बोलता है तो भी आइडेंटिकल। वैसे आइडेंटिकल एक चीज बताऊं, वो बोलेगा ना आइडेंटिकल तभी मानना चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों चीज खटक रही है कि इसको आइडेंटिकल क्यों मानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार के लिए इसको आइडेंटिकल मानता हूँ। सो या तो रेड या फिर दूसरी कौन सी थी, ब्लैक। और यहाँ पे तो वही 1 2 3 4 5 6, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये होगा तो दो चीजें होंगी, ये होगा तो छह चीजें होंगी। तो 2 + 6, यहाँ से कितने आउटकम्स निकले, दो, और यहाँ से कितने आउटकम्स निकले, छह। लेकिन दोनों चीजें नहीं हो सकती, या तो वो होगा या तो होगा, तो फिर प्लस और लग रहा है ना बीच में, या तो ये होगा यही होगा। तो 8 आउटकम्स इस हिसाब से होते हैं। देखता हूँ मैं सैंपल स्पेस क्या बनता है इसका। सो हेड के साथ बॉल निकाली है और वो बॉल निकली है रेड, HR। हेड के साथ बॉल निकाली और बॉल निकली है ब्लैक, पहले चीज है। टेल के साथ फिर कॉइन टॉस किया, तो T1 T2 T3 T4 T5 T6। तो अगर अपन आइडेंटिकल माने तो ये केसेस हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, ऊपर से 5 केस होंगे और 6 11 केसेस होंगे ना। नहीं तो फिर ये होगा। चलो मैं एक बार आंसर मैच कर लेता हूँ, 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए बस ब्रेक लेता हूँ, आंसर चेक करके वापस आता हूँ। Okay, students. So although I was not able to check the answer from the NCERT ऑफिशियल आंसर की, बट मैंने एक जगह इसका सॉल्यूशन देखा, तो सॉल्यूशन में तो बेटा उसने आइडेंटिकल नहीं माना है। तो फीलिंग तो आ रही थी, पर चलो। तो अभी भी अगर अपन इसको आइडेंटिकल नहीं माने तो फिर क्या क्या होगा, फिर ये R और B नहीं होगा, फिर यहाँ से भी 5 केसेस होंगे। 5 केसेस कौन से भाई, दो तो रेड हैं और 3 ब्लैक है ना। तो दो रेड हैं तो ये दो रेड और फिर 3 ब्लैक है ना, 1 2 3। तो क्या क्या केसेस हो जाएंगे, दो रेड तो उसको अलग अलग माने, तो R1 R2, और 3 ब्लैक हैं तो B1 B2 एंड B3। तो ऊपर से मतलब 5 केसेस हैं, कितने केसेस हैं, 5, ठीक है। और नीचे से तो 6 थे ही सही, तो 5 और 6 11 केसेस हो गए फिर, है ना। फिर केसेस पड़ गए आइडेंटिकल नहीं माने तो 11 केसेस के हिसाब से इसको डिवाइड करो बेटा। सो फिर तो सारा ही गलत हो गया, मतलब टेल वाले तो वैसे सही हैं, पर चलो शुरू से सही करते हैं। तो ये हो जाएगा हेड के साथ R1, हेड के साथ R2, हेड के साथ B1, हेड के साथ B2, हेड के साथ थर्ड नंबर वाली ब्लैक बॉल, और फिर टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4, टेल के साथ 5 एंड टेल के साथ 6। दिस विल बी द आंसर। सो हम एक काम करते हैं, अगर आइडेंटिकल होंगी तो वो कहेगा, नहीं कहता है तो हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए इसमें आइडेंटिकल नहीं कहा है उसने, तो दो रेड अलग अलग है, ये कुछ अलग टाइप की रेड है और दूसरी अलग टाइप की रेड है, ये ब्लैक भी 3 अलग अलग है। सो R1 R2 B1 B2 B3, ठीक है। होपफुली समझ में आ गया होगा, 5 केसेस हैं। तो वही सिंपल सी बात है, देखो अगर अपन आइडेंटिकल मान लें तो ये दोनों केस एक केस हो गया, ये दोनों केस एक केस हो गया, तो श्रिंक होके ये दो ही हो गए, है ना। तो 3 केसेस कम हो गए, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज।
A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. एक डाई को तब तक फेंका जाता है जब तक 6 नहीं आ जाता. तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर, तो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस क्या होगा. ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है. वैसे तो बकवास क्वेश्चन है, बट फिर भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है. तब तक फेंका जाए तो इसको कहते हैं, ये इनफाइनाइट ट्रायल वाला एक्सपेरिमेंट होता है. इनफाइनाइट ट्रायल्स, फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स मिलेंगे. हो सकता है कि 10 बार में मिल जाए 6, हो सकता है 100 बार में मिले, हो सकता है 1,000 बार में मिले, हो सकता है 10,000 बार में मिले. तो करते ही जाओ जब तक 6 नहीं आए. ये हमारा एक्सपेरिमेंट है. तो देखो इसमें हम सिंपली बात क्या करेंगे, देखो ये सैंपल स्पेस भी इसका थोड़ा सा अजीब तो तरीके से आपको सेट करना पड़ेगा. भाई हो सकता है कि पहली बारी में ही 6 मिल गया, स्टॉप. हो सकता है कि पहली बारी में 6 नहीं मिला, पहली बारी में 6 नहीं मिला. तो फिर पहली बारी में क्या मिला आपको, 1 मिला ना सर, 1 मिला. ठीक है, और 1 के बाद दूसरी बारी में 6 मिल गया. पहली बारी में हो सकता है 2 मिला हो, फिर दूसरी बारी में 6 मिला हो. पहली बार में 3 मिलाओ, दूसरी बार में 6 मिलाओ, 4,6, 5,6. ठीक है ना. तो ये केसेस हो गए 1,6, 2,6, 3,6, कॉमा. हो सकता है कि सर पहली बारी में नहीं मिला हो और दूसरी बारी में भी नहीं मिला हो. तो दूसरी बारी में क्या मिल सकता है फिर तेरे को वो बता दे. दूसरी बारी में वापस 1, 2, 3, 4, 5 मिल सकता है ना, जैसे 1,1, और फिर तीसरी बारी में मिल गया 6, है ना. तो सिमिलरली 1,2,6, सिमिलरली 1,3,6, सिमिलरली 1,4,6, सिमिलरली 1,5,6. ठीक है, लेकिन ये तो है 5 केसेस जब स्टार्टिंग में 1 है. ऐसे कैसे केसेस फिर जब स्टार्टिंग में 2 है, 2,1,6, फिर 2,2,6, ऐसे करते करते ये 3 वाले केस. पहले सबसे पहले सिंगल वाला केस, फिर दूसरी बारी में मिल जाए उसका केस, फिर तीसरी बारी में मिल जाए उसका केस. तो देखो सिंगल बारी में मिले तो एक ही केस बन रहा है, जब दूसरी बारी में मिले तो 5 केसेस बन रहे हैं. कितने बन रहे हैं, 5, 1, 2, 3, 4, 5, है ना. जब तीसरी बारी में मिले तो पता है कितने केसेस बनेंगे, 5 तो बन गए इसके 1 स्टार्टिंग में 1 के साथ, फिर 5 बन गए उसके साथ, फिर 5, तो 5, 5, 5, 5, 5 × 5 25 बनेंगे. ठीक है. चौथी बारी में कितने मिलेंगे, चौथी बारी में कितने मिलेंगे सोचो. देखो ये क्या है एक्चुअली, ध्यान से देखो. 5 की पावर 0 एक ही केस. ये क्या है, 5 की पावर 1. ये क्या है, ये जो केसेस बन रहे हैं ना अप टू लास्ट में कौन सा केस बनेगा सोचो. लास्ट में बनेगा मेरा, लास्ट में बनेगा मेरा 5,5,6, ऐसे करते करते, है ना. तो ये टोटल जो केसेस हैं, ये केसेस कितने हैं, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ, देखिए पूरे केसेस कितने हैं, 5 का क्यूब, यानी 125 केसेस बनेंगे. हाँ, नहीं 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, 1 के बाद 2 भी तो आएगा ना, 0, 1, 2. तो 25 केसेस बनेंगे, मैंने बताया अभी. और फिर अब चौथी बारी में आए, चौथी बारी वाले केसेस कौन से होंगे, एक हाथ लिख के बताता हूँ. जैसे कि 1,1,1 और चौथी बारी में 6 आया. तो सिमिलरली 1,1,2, 4 क्यों लिखा मैंने, 6 चाहिए ना. ठीक है, 2,6, फिर 1,1,3,6 एंड सो ऑन. ऐसे करते 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 लास्ट में 5,5,5,6. ठीक है, ये केसेस कितने होंगे पता है, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब. ठीक है. तो ऐसे करते 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 ये एक्सपेरिमेंट चलता ही जाएगा, मतलब इसमें कुछ फिक्स नहीं बताया जा सकता कि कितने केसेस बनेंगे. तो इसी तरीके से इसका सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट कराना पड़ेगा. तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होंगे जिसमें आपको इस तरीके से सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट कर, मतलब आपको कुछ एक पैटर्न बना के छोड़ना होगा ताकि चेक करने वाला या पढ़ने वाला समझ जाए कि अच्छा आगे ऐसा कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है. ठीक है, पहली बारी में 6 आ जाए उसका एक ही केस है, दूसरी बारी में 6 आ जाए उसके 5 केसेस हैं, तीसरी बारी में 6 आ जाए उसके 25 केसेस हैं, चौथी बारी में 6 आ जाए उसके 125 केसेस हैं. मतलब 5 की पावर बढ़ती जा रही है. ठीक है, होपफुली एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. अब देखो यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है. इसमें सैंपल स्पेस लिखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने सारे डिस्कस कर लिए हैं, और शायद ही कोई डाउट हो आपको. बट यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा बच्चों. बीच में अपन ने एक जगह विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट थोड़ी चर्चा कर ली थी, तो अचानक से मुझे अभी करते करते ध्यान आया, हालांकि थोड़ी देर पहले ध्यान आ गया था, लेकिन मैंने बीच में आपको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा. तो वहां पे अपन ने क्या है, थोड़ा सा गलत मतलब जल्दीबाजी में थोड़ी सी चीज उल्टी पढ़ ली. देखो हमने क्या लिखा था कि अब तक अपन ने जो केसेस पढ़े हैं, एक तो होता है साइमल्टेनियस अकरेंस, एक तो होता है साइमल्टेनियस अकरेंस, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट अकरेंस, विथ रिप्लेसमेंट अकरेंस, और एक होता है बेटा विथआउट रिप्लेसमेंट अकरेंस. तो हमने गलती से जो चीज पढ़ ली है, हो सकता है कई बच्चों ने उस टाइम नोटिस भी किया हो और सोचा भी हो
सोचा भी होगी कमेंट लिख दें फटाफट, लेकिन मत लिखना, पकड़ लिए, मान लिए मैंने मेरी गलती, एक अचानक से याद आ गया, हो जाता है कई बार जल्दीबाजी में। तो हमने क्या किया था, साइमल्टेनियस एंड विथ रिप्लेसमेंट को साथ में एक ही सेम थिंग मान ली थी, ठीक है ना, सेम सेम थिंग मान ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, साइमल्टेनियस और विथआउट रिप्लेसमेंट एक सेम थिंग है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, हालांकि अभी आगे की प्रोबेबिलिटी में चीज़ों को और डिस्कस करेंगे अपन, डिटेल में आएगी, ट्वेल्थ में तो बहुत ज़्यादा बार ये चीज़ डिटेल में आएगी जब अपन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सेम केस कैसे, जैसे सपोज करो मेरे पास एक एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं। अब उसमें से मैं दो कार्ड्स निकालता हूँ, दो कार्ड साइमल्टेनियसली निकालता हूँ, एक साथ निकालता हूँ। तो अब बचे हुए पत्ते कितने, 50। और मैं विथआउट रिप्लेसमेंट एक एक कार्ड निकालता हूँ, जैसे एक कार्ड निकाला, रिप्लेस नहीं किया, रख दिया, फिर दोबारा कार्ड। तो दो कार्ड्स निकलने के बाद अभी भी उसमें पत्ते कितने बचे हैं, 50। तो दोनों को साथ में निकाला या एक एक करके दो बार निकाला, दोनों ही केसेस में 50-50 पत्ते बचे हुए हैं, तो ये दोनों केसेस तो सेम चीज हो गई ना। विथ रिप्लेसमेंट अलग है, विथ रिप्लेसमेंट में क्या है, आपने एक पत्ता निकाला, वापस डाल दिया। तो अब जब आप सेकंड पत्ता निकाल रहे हो तो वापस उसमें पूरे 52 के 52 पत्ते हैं ना। आप ऐसे सोचो कि सेकंड पत्ता निकलते टाइम, इन दोनों केसेस में सेकंड पत्ता जब निकल रहा है तो उसमें बचे हुए पत्ते 51 है, 51 में से सेकंड पत्ता निकल रहा है, फिर 52 में से एक पत्ता तो निकल गया, अब बचे हुए पत्तों 51 में से एक पत्ता निकला, इन दोनों में साइमल्टेनियसली में विथआउट रिप्लेसमेंट। लेकिन विथ रिप्लेसमेंट में तो सेकंड पत्ता जब निकल रहा है, सेकंड कार्ड जब हम निकाल रहे हैं, तो अगेन उसमें 52 कार्ड पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने पत्ता उसका देख के, उसका नंबर नोट करके, उसमें जो भी है चीजें नोट करके, उसकी डिटेल नोट करके वापस डाल दिया है। वापस डाल दिया तो वापस उसके 52 कैसे 52 कार्ड्स हो गए। सो विथ रिप्लेसमेंट डिफरेंट चीज होती है, साइमल्टेनियस अकरेंस या सक्सेसिव विथ रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट है ना, मतलब इसको पूरा रीड करें तो सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट, सक्सेसिवली यानी एक के बाद एक, विथ रिप्लेसमेंट, और उसमें भी सक्सेसिवली विथआउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली अकरेंस या सक्सेसिवली विथआउट रिप्लेसमेंट अकरेंस सेम चीज है, सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट डिफरेंट है इन दोनों से। ठीक है, तो इस थोड़ा को थोड़ा सा करेक्शन रूप में अगर आपने कहीं नोट किया है इनकेस तो सही कर लेना। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हमारा सैंपल स्पेस वाला टॉपिक खत्म होता है। अब कल से अपन प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अभी तक अपने प्रोबेबिलिटी की बात नहीं करी, चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है, अभी तक अपन सोच रहे हैं हो क्या क्या सकता है। अब उसमें से आपको फेवरेबल क्या चाहिए उसको इवेंट बताएंगे, जो हो सकता था वो तो सब सैंपल स्पेस था, उसमें आपको क्या क्या चाहिए उसको इवेंट बताएंगे, और फिर इवेंट में से फेवरेबल और टोटल, जैसे अपन 10th 9th 10th में करते थे, डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाल। तो ये कल से स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन के लिए कल सुबह को रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।